जी हाँ, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं दोस्त, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कॉन्ग्रुएंसी। आपको पता होना चाहिए, क्लास 9th में इस चीज़ को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना था कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो आज का क्लास जो है हमारा इसी के ऊपर है और हम लोग आज करने जा रहे हैं क्लास 9th में ये पढ़ने वाला चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी। बट यहाँ बहुत हम लोग डिटेल में करने जा रहे हैं। जी हाँ, कहा जाता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी क्लास 10th में था, ये 9th में था। सर्वांग समता और समरूपता, ये दोनों को मैं पहले अच्छे से क्लियर कर दूं, फिर जाके पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए, जैसे मान के चलिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल से ही समझा देता हूं, और एक ये ट्रायंगल है। अगर ये दोनों ट्रायंगल आप देखेंगे, इसको इस पर प्लेस करिए, इसको इस पर डालिए तो नीचे वाला नहीं दिखना चाहिए, और फिर इसको उठा के इस पर डालिए तो नीचे वाला ये नहीं दिखना चाहिए। बात समझ में आ रही? इसको इसके ऊपर डालिए तो ये वाला नहीं दिखना चाहिए, ये सिर्फ दिखना चाहिए, और इसको इसके ऊपर डालने पर ये नहीं दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। ऐसा कंडीशन होगा ना तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सर्वांगसम है। सर्वांगसम, सभी अंग समान, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। बट मान के चलिए इसी ट्रायंगल के जगह पर मैं एक बड़ा सा ट्रायंगल बना देता ऐसा। इस ट्रायंगल का कंडीशन क्या है कि इस ट्रायंगल का देखने में और इस ट्रायंगल को देखने में दोनों ये सेम है, बड़ा वाला और ये। जब देखने में सेम हो तो उसको बोलते हैं सिमिलरिटी, सिमिलर है, देखने में समरूप है। दैट मीन्स ओनली रूप समान है, समरूप। यहाँ सर्वांग सम, सभी अंग समान है, मतलब साइज वाइज सब कुछ सेम है। इसी को दोनों में अंतर इतना ही है। सिमिलरिटी में ऐसे सिर्फ देते हैं और सर्वांग सम में ऐसे बराबर का चिन्ह भी देते हैं, मतलब बराबर भी है साथ में, देखने में तो एक रंग है, साथ में बराबर भी है। आइए यहाँ इस चीज को दिया गया है, थोड़ा समझिए। यहाँ पे इन ज्योमेट्री, ज्यामिति के अंदर टू फिगर्स आर सैड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप इज द सेम। यदि शेप सेम हो तो उसको सिमिलर कहते हैं। नोट दैट, यहाँ पे नोट करना है, नोट दैट दिस शेप कुड बी रोटेटेड और इवन फ्लिप्ड एंड इट शुड स्टिल बी फाइंड। किसी डायरेक्शन में आप कर देने के बाद तो देखने में एक रंग रहना चाहिए। दे वुड बी said to be congruent if the shape as well as the size is the same। मैंने कहा ना, साइज भी सेम हो जाए तो उसको congruence कहेंगे। so congruence is a more stringent conditions pair of congruent figures in similar by definition। सिमिलर से ज्यादा बेहतरीन कहा जा रहा है कि congruence आपका हो जाएगा। यानी एक चीज तो यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि जितने congruence फिगर है वो सिमिलर है, बट ऑल सिमिलर आर नॉट congruence। बात समझ में आया? सभी समरूप, देखिए सभी सर्वांगसम समरूप होंगे, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते। इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी में भी पूछा गया है और रेलवे में पूछा हुआ है, अदर एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये वाला अभी तक बीपीएससी में नहीं पूछा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रहा है? उसी को यहाँ हिंदी में लिखा गया है, आप इसको थोड़ा रोक कर पढ़ लीजिए। मैंने हिंदी इसका किया, वही चीज यहाँ लिखा गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आपके सामने यहाँ कुछ पिक्चर दिया जा रहा है, आप देखकर समझने का कोशिश करिए कौन किसके बराबर है, कौन किसके जैसा है। यहाँ कहा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल द 5 ट्रायंगल्स शोन अलॉन्ग साइड आर ऑल सिमिलर। ये सभी देखने में एक रंग है। ए बी एंड ई आर कॉन्ग्रुएंट। ए बी और ई तीनों का साइज भी समान है, तो ये तीनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। बट ये दोनों इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके कॉन्ग्रुएंट, बट ये दोनों क्या है? सिमिलर है, देखने में सभी सिमिलर है। और सी और डी की माप भिन्न है, इसका और इसका जो लंबाई है वो अलग है। इतनी बातें समझ में आ रही है? एक सेकेंड दीजिए मुझे जरा, जस्ट अ सेकेंड जी। मैं इधर थोड़ा सा करूँ क्योंकि अभी नेक्स्ट पेज पर आना है। हाँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट। बताइए जरा, बता पाएंगे आप क्या? यहाँ करा है ए मोर मैथमेटिकल वे ऑफ लुकिंग एट सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। कहा जा रहा है समरूपता और सर्वांगता को देखने का बेहतरीन गणित का तरीका और भी है। जैसे टू फिगर्स कैन बी सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर एंगल्स एंड द सेम। अच्छा, क्या है इसका मतलब? समझिए जरा। जब दो आकृतियों की सभी संगत भुजाओं एवं कोनों की क्रम में माप समान होती है, उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। क्या है मतलब इसका? अभी समझाते हैं, नीचे दिया गया है यहीं पे, तो मैं पिक्चर नहीं बनाऊंगा, इसी में समझा दूंगा आपको। टू फिगर्स कैन बी सेड टू बी सिमिलर इफ ऑल देयर एंगल्स इन ऑर्डर
आर द सेम एंड ऑल देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। देखिए एक पिक्चर ये है और एक पिक्चर ये है। आप देख रहे हैं काला डॉट के साथ काला डॉट, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये जो डबल लाइन वाला साइड है इसके बराबर है, और ये जो रिंग बना हुआ है ये रिंग वाला एंगल के बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके, और ये इसके बराबर है। यहां कहा जा रहा है द फिगर मे नॉट ऑलवेज लुक सिमिलर, वन शुड टेस्ट टू मेक श्योर। हमेशा जो पिक्चर होता है वो सेम नहीं दिखेगा, आपको समझना होगा कैसे दिखता है। आकृति हमेशा देखने में समरूप नहीं दिखती है, हमें जांच करनी पड़ती है। जैसे ये देखिए, इसको देखने में अलग डायरेक्शन में दे दिया गया है, ये अलग डायरेक्शन में दिया है, बट आप जांच के पता कर सकते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं है। थोड़ा देर दीजिए, आगे जाके बहुत कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। मैं कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं सारे इसमें इस बुक को कंप्लीट करा रहा हूं ना। तो मैं तो ये सब चीज बता सकता हूँ अपना आइडिया में, लेकिन मैं ये बुक के आधार पे सारी बात समझा रहा हूँ, इसलिए मैं सारे बात लेकर चल रहा हूँ, एक भी छोड़ नहीं रहा हूँ। नोट दैट, ध्यान दे कि while we normally study similarity and congruence for triangles, any two figures could be tested to check for similarity and congruency। हमें चेक करना पड़ता है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के लिए। इफ द केस ऑफ द रेगुलर फिगर्स दिस इज इजिएस्ट, एनी टू रेगुलर फिगर्स वुड बी द सेम नंबर ऑफ साइड्स विल द सिमिलर टू ईच अदर। कहने का मतलब रेगुलर फिगर लेंगे ना तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे यहां समझिए, जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है तो देखने में आसान है। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे इसके साइड बराबर, सारे इसके साइड बराबर, तो ये आसान है। ये सर्कल सर्कल है, ये भी ठीक है। ये भी पंचभुज है, ये भी पंचभुज है, तो सिमिलर होगा। वही बात यहां दिया गया है, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि हम दो सम षष्ठभुज या दो वृत्त को दो समबाहु त्रिभुज या दो वर्ग या दो पंचभुज, इस तरह कोई भी पिक्चर लेते हैं वो सारे समरूप होते हैं। ध्यान रखिएगा, समरूप शब्द दिया हूं, कांग्रुएंसी नहीं मैं बोल रहा हूं, दोनों में क्योंकि अंतर है। थोड़ा देर दीजिए, आपको धीरे धीरे मैं अंतर सब समझा दूंगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा तो समय लगेगा, जस्ट अ सेकेंड, धीरे धीरे समझ में आएगा। यहाँ कह रहा है वंस वी आइडेंटिफाई टू फिगर्स, जैसे ही दो फिगर को आइडेंटिफाई करते आर सिमिलर, अगर वह सिमिलर है, देखने में एक रंग है, विथ साइड इन द रेशियो एक्स वाई, देन स्ट्रेट अवे ऑल देयर लाइनर डायमेंशंस विल बी इन द सेम रेशियो। अगर मान के चलिए कोई साइड आपने लिया, एक ट्रायंगल का एक्स है, एक ट्रायंगल का वाई है, अगर ये रेशियो जो है आगे के रेशियो से बराबर होता है, ऑल्सो देयर एरियाज डायमेंशन विल बी इन द सेम रेशियो, एरिया जो होगा इसके साइड के सिमिलर है, तो जान लीजिए इसका यहाँ पे जो है मैं मुझे बताना पड़ेगा प्लीज पिक्चर से, वैसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं, हमको पता है आपको। देखिए मान के चलिए एक ये ट्रायंगल और एक अंदर वाला को देखिए, ये दोनों सिमिलर है। मान के चलिए इसका एक साइड यहाँ 4 है और इसका एक साइड यहाँ 5 है। ये जो यहाँ से यहाँ तक है, मेरे पेन को देखिए, यहाँ से यहाँ 4 है और यहाँ से यहाँ अंदर वाला 5 है, तो ये सिमिलर है। ये जो साइन दिया मैं दे देता हूँ यहाँ सिमिलर का, ये सिमिलर का साइन है, ठीक है। चिड़िया बनाना है ऐसे, अब समझिए सिमिलर है। अगर इसका एरिया का रेशियो निकालना है ना, कि एरिया का रेशियो होता है, कुछ नहीं करिए, यहाँ 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी सॉरी 4 चौक 16 50 25, दिस इज द रेशियो ऑफ एरिया, मतलब उसके स्क्वायर के रूप में चलता है। वही बात यहाँ पे समझाया गया है, बात समझ में आई। यदि एक, मैं इतना नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, मैं यही बात समझा दिया आपको, क्योंकि पढ़ने से कुछ फायदा है नहीं। यहाँ पे बड़ा सा लैंग्वेज है, आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ देखिए, है ना, अनुपात में होगा। यहाँ पे आइए, उदाहरण को समझाते हैं, क्वेश्चन है शायद, पढ़ के अब समझते हैं। इस क्वेश्चन को बना के भी दिखाएंगे आपको अभी हम। कह रहा है उदाहरण के लिए यदि दो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज समरूप है दोनों, और उनकी भुजाओं का अनुपात 3 और 7 हो, तो इनके परिमाप बाह्य त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, माध्यिका, संगत शीर्ष से डाले गए लंबों की लंबाई, ये सार भी इतना होगा, जबकि उसके क्षेत्रफलों का अनुपात इतना होगा। ये क्या बोला, हमको समझाना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा मैं छोट कर रहा हूँ स्क्रीन, एक सेकेंड मूव करेगा कैमरा। क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा है, हमको सारी बात समझाना पड़ेगा। एक सेकेंड देखिए, मान के चलिए एक ट्रायंगल, एक ये है और एक ट्रायंगल ये है, ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर होने के बाद मान के चलिए यहाँ कहा है इसका जो साइड है, कोई एक साइड लिया, मान के चलिए ये 3 और 7 के रेशियो में साइड है, ठीक है। इसका परिमाप जो होगा, परिमाप समझते हैं, यहाँ से चले यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चले यहाँ से यहाँ तक, इसके परिमाप का भी रेशियो यही होगा। इसका बाह्य त्रिज्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर इस पर आप पिक्चर बनाते हैं, मान के चलिए एक सर्कल ऐसे करते हैं,
और एक इस पर सर्कल करते हैं, तो एक त्रिज्या यहाँ निकल के आएगा और एक त्रिज्या यहाँ निकल कर आया। एक इसके अंदर सर्कल कर सकते हैं आप। अगर ये दोनों पिक्चर कंग्रुएंस सॉरी सिमिलर था तो उस कंडीशन में जानते हैं इसका साइड का क्या हुआ। ये जो साइड है इसका 3:7 है, तो जान लीजिए ये जो रेडियस अंदर में है ना ये भी हो जाएगा। इसको कैपिटल आर सॉरी ये बाहर वाला पिक्चर होता है ना, ये बाहर वाला पिक्चर उसके लिए कैपिटल आर होता है, तो कैपिटल आर का भी रेशियो क्या होगा 3:7 ही होगा। अंदर वाला का क्या होता है छोटा आर होता है, R1:R2। ये जो भीतर में है ये ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक और इस ट्रायंगल का यहाँ से यहाँ तक ये जो है स्मॉल आर है, ये इसका भी रेशियो क्या होगा 3:7 होगा। और भी कहा है त्रिज्या माध्यिका संगत शीर्ष लंब। माध्यिका क्या होता है, अगर ये जो ट्रायंगल था इस ट्रायंगल का यहाँ से आया और नीचे वाला लाइन को बराबर काटा, ये जो नीचे वाला है यहाँ से आया और नीचे वाला लाइन को बराबर काटा, बात समझे, तो इसका जो रेशियो होगा नहीं माध्यिका का वो भी बराबर ही होगा, वो भी यही रेशियो होगा 3:7 ही होगा। संगत शीर्ष लंब मान के चलिए यहाँ से कुछ आप 90 डिग्री गिराएं, यहाँ से 90 डिग्री गिराएं, तो ये इसका उस समय भी क्या होगा रेशियो बराबर होगा। सिर्फ क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है, बस इतना जानिए 9 और 49, सिर्फ एरिया में बदलेगा, यही बात यहाँ समझाया। इस पर क्वेश्चन आगे आएगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक पिक्चर और भी देखिए, नीचे भी कुछ कंसेप्ट है। यहाँ है सिमिलरिटी ऑफ टू कोन्स आर सिमिलर विद द हाइट इन द रेशियो इतना। मान के चलिए जो पिक्चर दिया गया है इसका रेशियो दिया है, एक का है 11 के, एक का 4 के, है ना। मैं हिंदी वाला समझाना पड़ेगा ताकि पिक्चर अच्छे से दिखे। आगे कहा जा रहा है, दिख रहा है ना, हाँ। देन देयर बेस रेडी सलैंट हाइट एक्सेट्रा विल ऑल्सो बी इन द सेम रेशियो। आप जान ली सिमिलर है ना, तो इसका ये रेशियो जो होगा वही रेशियो हर चीज का होगा। ये जो सलैंट हाइट होता है, सलैंट हाइट समझते हैं, मैं समझा दूं जरा। इसका हाइट था 11 के, इसका हाइट था 4 के। इसका सलैंट हाइट ये होता है, जो तिरछा वाला लाइन है ना इसी को सलैंट हाइट बोलते हैं। ये भी सेम होगा, इतना ही होगा, इतना ही रेशियो। ये जो रेडियस होता है इसका भी 11 के होगा और इसका 4 के होगा। ये रेशियो हमेशा सेम होता जाएगा, बात समझे, लेकिन क्षेत्रफल से बदलेगा, क्षेत्रफल स्क्वायर में हो जाएगा। 11 यानी कहने का मतलब 11 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 121 रेशियो 4×16। और इसका आयतन की बात करेंगे, क्योंकि ये 3D पिक्चर है तो आयतन भी होगा। आयतन जब करेंगे तो क्यूब करना पड़ेगा, बात समझ आया, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला है 1/3 πr²h। ये क्या है, इसके वॉल्यूम का है, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा देखिए, आर यहाँ पे कितना है 2 है और एक एच हो गया, तो टोटल 3 आइटम हुआ ना, इसीलिए क्यूब हो जाएगा। तो वही यहाँ पे समझाया गया है कि देयर सरफेस एरिया, बेस सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एक्सेट्रा विल बी इन द रेशियो 16:121। जितने एरिया होगा स्क्वायर में आ जाएगा और देयर वॉल्यूम विल बी इन द क्यूब। आप इसको क्यूब करेंगे, 11 का क्यूब हो जाएगा 1331, इधर हो जाएगा आपका 4 का क्यूब 64, 4×16, 16×4 64। अंडरस्टैंड, यही बात यहाँ समझाया गया है। इतनी बात समझ में आ रही है। आइए अब कुछ और कंडीशन देखते हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन का समझिए तैयारी आपने कर लिया अभी तक। ये जो कॉन्सेप्ट दिया था कई तैयारी हो गया एग्जाम का क्वेश्चन का आपका, अब आगे मिलेगा क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया है कि कोई अगर ट्रायंगल हो या कोई भी पिक्चर है, किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, एक सेकंड मुझे देखने दीजिए, त्रिभुज का ही है। ट्रायंगल का हम लोग पढ़ रहे हैं कंग्रुएंसी का रूल्स। सबसे पहले है आपका, मैं समझाता चलूंगा, एस के हिसाब से, मतलब इसको बोलते हैं भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। इसका मतलब 2 त्रिभुज लीजिए, अगर ये दोनों सिमिलर है, मान के चलिए यहाँ पे है ए बी सी, यहाँ एक्स वाई और जेड, तो याद रखिएगा, मान के चलिए इसका ये साइड जो है ना इस साइड के बराबर है, इसका नीचे वाला साइड इसके बराबर है और इधर वाला साइड इधर वाला के बराबर है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा, सिमिलर। ये है कंडीशन एस का। अगर 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 ध्यान रखिएगा इस बात को, यहां पे ये कंग्रुएंस भी कहला जाएगा, बात समझ में आया। एस के आधार पर कंग्रुएंस भी होता है, तो उसी बात को यहां पढ़ लेते हैं। इफ बी चेक द 3 साइड ऑफ 2 ट्रायंगल्स देन द ट्रायंगल्स आर। यदि हम 2 त्रिभुज की तीनों भुजा को जांच करें, जो मैंने यहां समझाया,
इसकी 3 भुजा और इसकी 3 भुजा, दोनों त्रिभुज की भुजाओं की तीनों युग्मों की लंबाई समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम हो। अगर तीनों भुजा की लंबाई समान हो, जैसे इसका ये इसका बराबर हो, तो क्या कहेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। अभी मैं सिमिलर का पिक्चर दे रखा हूं, अगर सर्वांगसम कहना होगा तो बस बराबर इसके नीचे लगा दीजिए, दिस इज द सिंबल ऑफ सर्वांगसम, तो दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है ये तो हो गया, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात समान हो तो त्रिभुज समरूप होता है। लेकिन अनुपात यदि मैं कर दूं, इसमें देख रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, मान के चलिए ए बी, यदि मैं बटा करूं एक्स वाई, ये यदि बराबर हो गया बी सी और बटा के नीचे वाई जेड, और बराबर हो गया ए सी और बटा के नीचे एक्स जेड, अगर ये कंडीशन हो गया तब कह रहा है कि ये क्या होगा, समरूप होगा। ये समरूप का साइन है। समरूप होने का कंडीशन ये है, और सर्वांगसम होने का कंडीशन है साइज बराबर होना चाहिए। ये 4 तो ये भी 4, ये 5 तो ये भी 5, ये 6 तो ये भी 6। बात समझ में आ रही है? दोनों चीज यहाँ दे दिया, यहाँ पे दिया पहले कॉन्ग्रुएंसे का, फिर सिमिलरिटीज का दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ को बढ़िया सा टेक्निकल चीज दिया है। 3 पिक्चर है, तीनों पिक्चर में आप समझदार है तो समझिए, ये साइड इसके और इसके बराबर है, ये साइड इसके और इसके बराबर है, ये साइड इसके और इसके बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, दो त्रिभुज जो है कॉन्ग्रुएंस है और तीसरा सिमिलर है। आप इसको इधर भी लिख सकते थे कि ये इसके सिमिलर है और इसके कॉन्ग्रुएंस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस है आपस में पिक्चर सब। आपने अभी पढ़ा एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। अब आइए अगला पिक्चर पर आइए, यहां से भी सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी देखिए। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस साइड टेस्ट, यानी कि इफ वी चेक द साइड ऑफ 2 राइट एंगल ट्रायंगल देन द ट्रायंगल्स आर, यदि हम 2 राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट, इफ कॉन्ग्रुएंस का पहले है फिर सिमिलर का कंडीशन है। कह रहा है कॉन्ग्रुएंस इफ द हाइपोटेनस एंड वन शॉर्टर साइड आर इक्वल इन लेंथ। आगे कह रहा है सिमिलर के लिए इफ द हाइपोटेनस एंड द वन पेयर ऑफ शॉर्टर साइड्स हैव लेंथ इन द सेम रेशियो। क्या है मतलब, उसको समझा देता हूँ दोनों यहाँ पिक्चर बना के। और मान के चलिए एक पिक्चर ये है और एक पिक्चर ये है, यह है ए बी और सी, यहाँ है एक्स वाई और जेड। सपोज कीजिए, सॉरी पिक्चर तो गड़बड़ बना दिया मैं, काटना पड़ जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। यहाँ ए बी सी एक्स वाई और जेड, मान के चलिए कि ये 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है और इसमें 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है। एक तो चीज़ यहाँ मिल गया। अब कह रहा है मान के चलिए ये 4 है और ये भी 4 है, ये अगर मान के चलिए 6 है तो ये भी 6 है। अब कह रहा है कि ये अगर मान के चलिए यहाँ पे कह रहा है यदि कर्ण और एक छोटी भुजा की लंबाई समान हो जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। एक कर्ण, कर्ण क्या है पता है, ये मान के चलिए ये 7 है और ये 7 है, तो कर्ण बराबर हो गया। और कोई एक भुजा बराबर हो जाए, यहाँ पे तो मैंने दोनों को कर दिया, इसके ये बराबर इसके ये बराबर, मान के चलिए ये भुजा भी बराबर हो जाता तो ये दोनों क्या हो जाता, सर्वांगसम हो जाता, ये साइन लगता। अगर सिमिलरिटीज के लिए क्या है कि कर्ण और छोटी भुजाओं के एक युग्म की लंबाई का अनुपात समान और हो तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यानी कि अनुपात की बात करता है, ये हमेशा अनुपात की बात करता है। कहने का मतलब क्या है, मैं एक और पिक्चर बना रहा हूँ, छोटा सा बनाऊंगा इस बार। यह मान के चलिए मैं लिखा पी क्यू और आर, यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ, यहाँ 14 लिख देता हूँ और यहाँ छोड़ ही देता हूँ, यहाँ 90 डिग्री है। अब मैं इसको मैं भूल गया। अब मैं कहा ये दोनों में बताइए ये दोनों सिमिलर है कि नहीं है, तो आप कहिए कि रुक जाइए सर मैं चेक करके बताता हूँ। कंडीशन यहाँ पे सिमिलर के लिए कर्ण और छोटी भुजाओं के एक युग्म की लंबाई का अनुपात समान हो, यानी कि इसका अनुपात लीजिए, यहाँ 4 है और इसका यहाँ 8 है, यहाँ रहा 1/2। अब कर्ण का लीजिए, यहाँ 7 है यहाँ 14 है, इसको काटिए 1/2, दोनों जगह सेम आ गया और 90-90 है, तो दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया, सॉरी समरूप हो गया। बात समझ में आया, समरूप का नियम ये तरीका है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये पिक्चर दिया गया है 3 गो और ये पिक्चर गड़बड़ सरबड़ कर दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनाता है ऐसे कोना वाला, तो ज़्यादा अच्छा होता है, ये 90 डिग्री वाला बनता। अब देखिए मैं इसको 90 डिग्री में तब्दील कर दिया,
यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इसमें क्या है, एक हाइपोटेनस इसके बराबर है और ये जो साइड है ये बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये आपको कंग्रुएंस भी आपस में हो जाएगा और सिमिलर भी हो जाएगा, ये तीनों। और एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग SAS, S फॉर साइड, A फॉर एंगल, साइड एंगल साइड। बात समझ में आया? इसको भी मैं बताऊंगा पिक्चर के थ्रू, आप घबराए नहीं। इसमें लेकिन एक कंडीशन है, उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। SAS मान के चलिए ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 6 है, और ये एंगल इन दोनों के बीच वाला ये कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, यही कंडीशन है। मान के चलिए 30 डिग्री है और यहाँ ये एंगल जो है ये भी 30 डिग्री है। ऐसे कंडीशन में कहेंगे कि ये क्या है, सिमिलर है एक दूसरे का। क्यों? क्योंकि ये जो भुजा है, ये भुजा इसके क्या हो गया, बराबर, ये भुजा इसके बराबर हो गया, बीच वाला एंगल समान हो गया, तो इसी को बोलेंगे साइड एंगल और भुजा। भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया, बराबर हो गया। मान के चलिए ऐसा में पिक्चर रहता, ये भूल जाइए कि अब नया से मैं पिक्चर बना रहा हूँ, ये पिक्चर सेम है, ये पिक्चर मैं बनाया थोड़ा बड़ा बना दिया, और मैंने यहाँ कर दिया 4 दूनी 8 और मैं यहाँ कर दिया 6 दूनी 12। अब कह रहा हूँ कि ये सिमिलर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे रुक जाइए सर मैं अभी चेक करता हूँ। एंगल बराबर है, ओके, अब रेशियो निकाल लीजिएगा, इसका रेशियो निकालिएगा, तो 4/8 और यहाँ से रेशियो निकालिएगा 6/12, यहाँ से कटा 1/2 और यहाँ से कटा 1/2, बराबर आ गया ना। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया सिमिलर। कॉन्ग्रुएंस का तो तरीका बता दिया, बराबर बराबर था और एंगल सेम, उसी का पिक्चर बना के आपको दिखाया है। इसके अलावा भी टेस्ट है, जैसे कि देख सकते हैं ASA, इस बार एंगल साइड एंगल है, एंगल साइड एंगल कह रहा है कोनों के दोनों युग्मों की माप समान हो और शामिल भुजाओं की लंबाई समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया है, क्या गड़बड़ फोटो में किया है, एक और एंगल देना होगा इसको बराबर, जैसे ये एंगल को करना होगा बराबर इस एंगल के, अब जाके ये सही होगा। बात समझे, ये अब सही है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये बीच वाला भुजा बराबर है, अब जाके ये सर्वांगसम हो गया आपस में। और कंग्रुएंस में वही रेशियो इसका बराबर आना चाहिए, तो ये कंग्रुएंस का हो जाता है। लेकिन कंग्रुएंसी में प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक चीज़ समझाता हूँ, यह सिमिलरिटीज का समझाता हूँ। यहाँ तो कंग्रुएंसी समझा आपने, सर्वांगसम का कंडीशन हो गया ना, ASA हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में, देखिए यहाँ लिखा गया है कि ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। लेकिन सिमिलर का नियम समझिएगा, सिमिलर में क्या है ना, बड़ी आसान है सिमिलर का, कि 2 गो यहाँ पे दे दिया है, रुक जाइए यहीं पे दे रखा है नीचे, जैसे ही 2 गो एंगल सिर्फ बराबर हो गया ना, किसी त्रिभुज का 2 एंगल बराबर, जैसे ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा पता है, समरूप, सिमिलर हो जाएगा। बात समझे, इसमें भी आप वही चीज यहाँ चेक करेंगे। देखिए ये जो अभी हमने किया था, तो इसका तो मैंने कंग्रुएंसी बताया था ना आपको, सर्वांगसम बताया था, लेकिन सिमिलर में क्या था कि जैसे ही ये एंगल इसके बराबर हुआ है, साइड को भूल जाइए, ये समरूप हो गया। उसी तरह वो AAS है, इसका है एंगल एंगल साइड, कोई भी साइड हो डजेंट मैटर, 2 एंगल एक साइड होना चाहिए, 2 एंगल एक साइड होना चाहिए। करा कोनों के दोनों युग्मों की माप समान और अशामिल संगत भुजाओं की लंबाई समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन था, आपने देख लिया, आया समझ में, तो बेल एंड गुड, नहीं आया तो क्वेश्चन से समझ में आएगा, एकदम निश्चिंत रहिए आप। ऐसा मत सोचिए कि भाई अब मेरे को तो बड़ी दिक्कत हो गया, समझ नहीं आ रहा है, सुनना जरूरी है, इसीलिए मैं सुना रहा हूँ, आगे तो मैं सारा धीरे धीरे क्लियर करूंगा ही कॉन्सेप्ट। स्पॉटिंग सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस कैसे आप पकड़ेंगे, कहा जा रहा है सर्वांग और समरूपता की पहचान। अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, बीइंग एबल टू स्पॉट सिमिलर, अगर आप एबल होना चाहते हैं कि आप सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पकड़ पाए, इज ऑफ पारामाउंट इंपॉर्टेंस टू द विजुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उसको विजुअलाइज करना होगा, आपको अनुभव करना होगा। इन माई एक्सपीरियंस सिमिलरिटी स्टैंड्स नेक्स्ट ओनली टू राइट एंगल ट्रायंगल in its usefulness as concept, and a key to recognizing similar is spotting equal angles. Let me demonstrate through some
टिपिकल केसेस। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके सामने मैं कुछ केस रखता हूं ताकि आपको समझ में आने लगे कि सर्वांगसमता कैसे पकड़ना है और सिमिलरिटी कैसे पकड़ना है। ये जो किताब जिन्होंने लिखा है वो कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से आपको सोचना होगा, जैसे जैसे मैं सोच रहा हूँ आप भी मेरे साथ सोचने का समझने का कोशिश करो। अंडरस्टैंड? नाउ द पॉइंट इज, अब हिंदी में भी थोड़ा सा यहाँ पढ़ देता हूं। ज्यामिति के प्रश्नों में समरूपता के प्रयोग की पहचान में सक्षम होना सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे अनुभव के आधार पर अवधारणा के रूप में समरूपता की उपयोगिता समकोण त्रिभुज की उपयोगिता के कितनी ही है जितनी है। समरूपता की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण समान कोणों का पहचान करना है। इसको कुछ विशेष परिस्थितियों के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला कह रहा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? समांतर रेखा। द मोमेंट वन सीज टू पैरेलल लाइंस वन शुड इमीडिएटली look out for the possibility of similar triangles. This is because parallel lines and transversals center equal angles galore. इसका मतलब है कि जैसे ही समांतर रेखाएं दिखे हमें तुरंत ही समरूप त्रिभुज की संभावना की तलाश प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि समांतर और अनुप्रस्थ रेखाएं बराबर कोण बहुतायत संख्या में बनाती है। समांतर किरण जैसे ही आएगा तो कह रहा है कि आप फटाक से रेडी हो जाइए कि आपको मिलने वाला है कुछ फायदा, यानी आपको ढेर सारा मिलेगा सिमिलर ट्रायंगल। जैसे आपको मैं यहाँ समझाता हूँ एक पिक्चर की मदद से। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है इसके समांतर है। समांतर होते ही अब समझिएगा, एक लाइन ये काटा और एक लाइन ये काटा, जानते हैं ये दोनों आपको क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ये ननकी और ये बड़का, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला। कैसे? ये जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप ये लाइन काटा है और ये दोनों क्या है, एक दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरा ट्रांसवर्सल काटे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा। इधर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? तो आप इसको कहेंगे समरूप हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए, मान के चलिए कि एक दो पैरेलल लाइन है और इसको ये लाइन आकर ऐसे काट दिया और एक लाइन ऐसे आकर काट दिया, तो जानते हैं ये दोनों भी क्या हो गया? ये छोटा वाला ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला समरूप हो गया। कैसे? आप उसको समझिए। आप ये बड़ा वाला में देखेंगे तो ये जो कॉर्नर है मौजूद है और ये छोटा वाला में देखेंगे तो ये मौजूद है। अच्छा, बड़ा वाला में देखेंगे तो ये एंगल इसके पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये दोनों इसमें है, सिमिलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल याद है, ये लाइन को काट रहा है ये लाइन, तो देखिए एक तरफ ऊपर में ये हो गया। उसी तरह ये दोनों पैरेलल है, ये काट रहा है तो ये ऊपर वाला, तो इस ट्रायंगल में देख रहे हैं तीनों चीज बराबर मिल गया। ये छोटा वाला में भी है, मतलब ये जो एंगल है ये छोटा वाला में भी है और बड़ा वाला में कॉमन हो गया। और ये जो है यहाँ पे और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से, और ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से, यानी ये बड़ा वाला और छोटा वाला ट्रायंगल क्या है? यहाँ पे सिमिलर है। बात समझ में आ रही है? बात है। आगे थोड़ा सा बात बढ़ाओ। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा आप रोक के पढ़ सकते हैं, मैं आगे समझा देता हूँ यही बात कि अल्टीट्यूड टू ए हाइपोटेनस, इसका मतलब क्या है? कर्ण पर डाला गया लंब। इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। यहाँ से पढ़ूंगा तो बहुत समय लैप्स होगा आपका, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी समझ रहा हूँ कि क्या है, तो मैं आपको आराम से समझा सकता हूँ, तो समय आपका भी बचेगा। मैं पढ़ूंगा तो फिर आपको बोरिंग भी लगेगा, आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, और वीडियो छोड़ के गए तो बहुत लॉस आपका हो जाएगा, क्योंकि आप इसको हल्के में ले लेंगे। जैसे एक मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है और मान के चलिए यहाँ से एक लंब गिरा दिया आपने, जानते हैं इसमें तीन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया आपस में। यस, देयर आर 3 triangles are congruent in this figure. The first triangle is the bigger triangle A, B and C, and a smaller triangle are also congruent to bigger triangle. That means the first triangle is A, D, B and the second is C, D and B. All 3 triangles congruent to each other. कैसे? उसको समझिए जरा। ये जो छोटा वाला है ये बड़ा वाला का congruence हो जाएगा और ये छोटा वाला ये बड़ा वाला का congruence हो जाएगा। तो ये फिगर बड़ा वाला के और ये फिगर बड़ा वाला के, दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ये नियम है कॉन्ग्रुएंसी का। अब शुरू कर रहा हूं, देखिए ये वाला और बड़ा वाला में समझा रहा हूं कैसे कॉन्ग्रुएंस है। ये छोटा वाला को जब देखेंगे तो ये जो एंगल है ये छोटा वाला में है, तो हाँ, और बड़ा वाला फोटो में भी एंगल मिलेगा, तो हाँ सर ये बड़ा वाला में मिलेगा। एक चीज हो गया। आप छोटा वाला में देखेंगे तो इस तरफ में आइए, ये 90 डिग्री यहाँ बना है छोटा वाला में, तो हाँ सर बना हुआ है भाई, तो बड़ा वाला में यहाँ नहीं बना हुआ है 90 डिग्री। देखिए तो दो एंगल हो गया, सिमिलर हो गया दोनों, ये दोनों सिमिलर हो गया। आगे कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा कि दो चीज मिला हो गया। अभी छोटका में देखिए और बड़ा वाला में देखिए, ये एंगल देखिए तो दोनों में है क्या मौजूद?
ये एंगल छोटा वाला में है तो हाँ सर है, बड़ा वाला में है तो हाँ है, और यहाँ पे देखिए इसमें 90 डिग्री है, ये छोटा वाला में यहाँ पे, और बड़ा वाला में यहाँ 90 डिग्री है, तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। अंडरस्टैंड? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्ग्रुएंस सिमिलरिटी जैसे पकड़ लेंगे। यहाँ कॉन्ग्रुएंस कोई पिक्चर आपस में नहीं है, सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंस के लिए फिर साइड वगैरह देखना रहता है, तो यहाँ सिमिलर आपको मिल गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, क्या आखिर प्रॉपर्टीज होता है? समरूप त्रिभुज के गुण, जितना पीछे पढ़ा है वो सब आगे धीरे धीरे रिवाइज कई बार होगा, आप टेंशन फ्री रहिए। इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल PQR are similar, then this triangle and this triangle is similar. Then all the conditions, the possible conditions are given here. The understand this picture. This picture name as A, B, and C, and this triangle is named as P, Q, and R. The side of AB is known as C, and side of BC is A, and AC is B. Here PQ side is R, and QR side is P, and PR side is Q. Understand? Now the first condition is the ratio of, गौर से ध्यान देंगे, the ratio of side of the triangles. That means यहाँ देखिए A by P, B by Q and C by R are equal. All three ratios are equal. Then B can say that both triangle are similar. First of all यही आपको याद रखना है, सबसे पहले यही याद रखना है। आगे क्या याद रखना है? रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा, आप कितने चीज के बराबर होगा, मैं थोड़ा देर पहले बना के आपको बताया था। ये जो मैं लिखा था, एक सेकेंड, कहाँ पे चला गया, मैं कहीं लिखा था ना ढेर सारा, हाँ यहाँ देखिए, जैसे मैं इसमें बताया था शंकु में, जैसे मैं इस ट्रायंगल में बताया था, ट्रायंगल के अंदर में एक वृत्त बना के, बाहर में इन सर्कल बोलते हैं, इसको सर्कम सर्कल बोलते हैं, इसको इन रेडियस बोलते हैं, इसको सर्कम रेडियस बोलते हैं, इसको कैपिटल आर से, इसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं। बताया था ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या क्या रेशियो बराबर होगा, एरिया सिर्फ स्क्वायर में होगा। इस पिक्चर में बताया था कि जितने भी एरिया होगा वो सारे स्क्वायर में जाएगा, और जितने भी इसमें का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो एक ही होगा, वो क्यूब में जाएगा। तो उसी कंडीशन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। जैसे ये जो रेशियो बना है, यही रेशियो आपका किस चीज का भी होगा, परिमाप का होगा। इसका अगर परिमाप निकालेंगे, मान के चलिए इसका तीनों डंडा को आपने जोड़ा, माने तीनों साइड को जोड़ा, 20 मिला, इसके तीनों साइड को जोड़ा, मान के चलिए 25 मिला, तो यही रेशियो आप इसके साइड का भी होगा, हर जगह रेशियो बराबर हो जाएगा। रेशियो ऑफ सेमी पेरीमीटर, इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, याद हुआ ना सेमी पेरीमीटर में बताया था, A + B + C/2, मतलब इसके तीनों साइड को जोड़ दीजिए और उसको 2 से भाग दीजिए, उसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। हीरोज फार्मूला जिस समय लगाए थे पीछे, उस समय सेमी पेरीमीटर निकाले थे, वो भी बराबर हो जाएगा दोनों का, उसका रेशियो वही होगा, रेशियो जो मतलब इसके साइड का रेशियो है। आगे क्या करा है, संगत माधिकाओं, माधिका क्या होता है, जो यहाँ से आता है और नीचे वाले डंडा को बराबर काटता है, यहाँ से आता है नीचे वाला को बराबर काटता है। अगर यहाँ से ले चलिएगा तो ये जाके इसको बराबर काटेगा, मतलब यहाँ सटेगा बीच में और इधर इधर वाला का साइड बराबर कर देगा, उसी को माधिका बोलते हैं। अंतर त्रिज्या बता ही दिया, जो कि अंदर एक सर्कल बनेगा उसका त्रिज्या, उसके बाद आपको परित्रिज्या बता ही दिया, तो ये सारी रेशियो बराबर होगा। आगे भी कुछ कह रहा है, उसको समझते हैं। रेशियो ऑफ एरिया, एरिया का जैसी बात करिएगा तो फिर कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात में आ जाएगा रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, जो भी साइड होगा ना इसका, जो यहाँ पे निकला हुआ है पी की, A/B को स्क्वायर कर दीजिए, वही हो जाएगा। अगर रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, वो भी बराबर हो जाएगा। या इस सारी बात को स्क्वायर करिए, वो क्या एरिया के बराबर हो जाएगा, किसी का भी स्क्वायर कर दीजिए, परित्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिए तो भी रेशियो मिल जाएगा आपको क्षेत्रफल का। ऐसे करके क्षेत्रफल का निकाल सकते हैं, इन सभी में से किसी का स्क्वायर कर दीजिए, रेशियो जिसका भी पता हो क्षेत्रफल का आपको मिल जाएगा। चलिए अच्छी बात है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है, मैं ही मन में सोच रहा था क्वेश्चन देना चाहिए कि, तो आपको समझ में आएगा। जी हाँ, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलता है ना, वो होने वाला है। देखिए यहाँ ये पहला क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। इफ द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इन द दिस रेशियो एंड दिस रेशियो, दिस एंड दिस रेशियो, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स। यहाँ पे कह रहा है कि दो ट्रायंगल है, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज द सेकेंड ट्रायंगल। In the first triangle, the one side, any one side you can take √3, and in this triangle any side you take √2. The ratio of side is √3/√2. Now this is the ratio of side. Now you have to
पुट द वैल्यूज ऑफ रेशियो ऑफ एरिया, त्रिभुज क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। थोड़ा देर पहले आपने देखा है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, द रेशियो वी कैन राइट द रेशियो इन द स्क्वायर फॉर्म, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट साइड एंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड साइड। नाउ 3:2 इज द एरिया, रेशियो ऑफ एरिया। बात समझ में आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, बैक करके थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें समझिए, और भी क्वेश्चन है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यहां पे कह रहा है लेट ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। एरिया पहला का दूसरा का आपको दे दिया, आपको एक पिक्चर बना लेते हैं, क्योंकि पिक्चर ना एकदम क्रिस्टल क्लियर करता है, बातों को पूरा समझा देता है अच्छे से। नाम दे देते हैं, ए है, बी है, सी है, क्यू है, पी है और आर है। जैसे इसमें नाम लिखा गया उसी नाम लिखिएगा। नाम का लिखने का बहुत बड़ा यहाँ खेला होता है, नाम गड़बड़ सड़बड़ लिखिएगा गड़बड़ हो जाएगा। इसका मैं अंदर लिख देता हूँ 64, इसका लिख देता हूँ 169। ए बी कहाँ है? 10 है। आगे कहा जा रहा है आपको बी सी 7 है, ए 7 है। आगे कहा जा रहा है ए सी 16 है। नेक्स्ट कह रहा है द क्यू आर। क्यू आर क्या है? क्यू आर, दिस इज द क्यू आर। अब देखिए कैसे करेंगे। हम एक चीज जानते हैं, इसको एक्स फिलहाल मान लेते हैं। हमको एक बात पता होना चाहिए कि सबसे पहले अगर ये दोनों सिमिलर है और आपको दे दिया एरिया, आपको दिया है वो कितना है, एरिया का रेशियो तो 64 है और नीचे 169 है। आप इसका रूट लगा दीजिए। जैसे ही आपने रूट लगाया आपको क्या मिल गया पता है? अब ये एरिया नहीं रह गया, एरिया हट गया। रूट लगाते ही आपका एरिया हट गया। अब ये हो गया आपका साइड का रेशियो, हो गया। और यहाँ से निकल जाएगा, एक मिनट, 64 था ना, तो यहाँ से निकल जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा 13। और साइड का रेशियो निकालना है, तो अब साइड किसका लीजिएगा? साइड आप लेंगे जो आपको निकालना है, ये लेना है। तो याद रखिएगा, ये पहले किसका था? इसका वाला था। इसका यहाँ से लीजिएगा 16 और यहाँ से लीजिएगा x। 8 दूनी 16, x निकालते समय क्या हो जाएगा? x बराबर 13 दूनी 26, 26 द आंसर। समझ में आई बातें? ऐसे करके आप समझ सकते हैं। ये सेशन किसी भी एग्जाम के लिए काम आएगा, क्योंकि ये सीजीएल मेंस वाले के लिए ये बुक है। अंडरस्टैंड, दिस बुक इज डेडिकेटेड फॉर द स्पेशल बैंकिंग एग्जाम एंड सीजीएल मेंस। सो दिस all the concept in this book is very very important for your examination। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, सचिवालय, दरोगा, या आप यहाँ पे आपका बिहार एसएससी हो गया, या आप कर सकते हैं बीपीएससी कर सकते हैं, कुछ भी स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, हर जगह ये कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है, हर एग्जाम में। क्योंकि जितने ज़्यादा टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो सारे इस बुक को जरूर पढ़ते हैं, इतना महत्वपूर्ण है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ मेरे साथ समझते रहिए, अच्छा लगे और ना लगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी यानी थेल्स थ्योरम क्या है उसको समझ लीजिए। बहुत आसानी से मैं समझा देता हूं। यहाँ कह रहा है अ लाइन ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है? एक ट्रायंगल है एबीसी, मान के चलिए ये लाइन के पैरेलल में ना एक लाइन आप खींचे। मान के चलिए इधर का रेशियो बना 2:4। तो जानते हैं इधर का रेशियो क्या होने वाला है? 2:4। यस, दिस इज द थेल्स थ्योरम। बातें समझ में आई? किसी त्रिभुज के एक भुजा के संगत खींची गई कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर पैरेलल आपने खींचा है समांतर, तो इसका अनुपात समान हो जाएगा। और एक मस्त वाली बात बता दूं, यहाँ पे अगर आप ये छोटा वाला के नीचे ये बड़ा वाला लिखेंगे ना, मतलब 2 के नीचे 6 लिखेंगे। कैसे आया? 6 समझ में आया? ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, तो जानते इसका रेशियो आपको मिल जाएगा। ये छोटा वाला, मान के चलिए एक्स और वाई है ना, तो ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, छोटा वाला फिर बड़ा वाला। फिर से सुनिए, आपने ये छोटा वाला लिखा और फिर बड़ा लिखा ना, तो यहाँ पे छोटा और फिर आपने ये पूरा लिया, ये छोटा ये बड़ा, तो आप ये लेंगे, ये और ये रेशियो बराबर था। इसमें होगा अभी जस्ट आगे आपको। तो ये बात समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट को समझिए आपने कि अगर एक पैरेलल खींचिएगा तो जो रेशियो यहाँ बन रहा है वही रेशियो इधर भी बनेगा। अब कहिएगा सर ये में तो लग भी रहा है। एक पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल एंड वी कैन पुट अ पैरेलल लाइन टू दिस लाइन। अब यहाँ का जो रेशियो बन रहा है ना, ये दोनों का रेशियो, जानते हैं इसका रेशियो भी सेम होने वाला है।
ध्यान रखिए, रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, लंबाई की सेम नहीं। मान के चलिए 2:4 बन रहा है, तो यहाँ भी 2:4 बनेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, आगे देखिए और समझ में आएगा। यहाँ पॉइंट कर रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर मान के चलिए, ये इसका उल्टा है, ये जो बात है ना इसका उल्टा लिख दिया कि मान के चलिए इधर का रेशियो समान है इधर के, तो ये पैरेलल होगा। क्या बोला गया, फिर से समझिए, यहाँ आइए मेरे साथ। सपोज दिस ट्रायंगल नेम इज ए बी एंड सी। नाउ द line between joining line of point of any point on AB and any point on AC, then the ratio of here is 2:5. Then the ratio is of this side is 2:5. It means this line is parallel to this line. अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के आपको ऐसे समझाऊं, मान के चलिए नहीं है, मैं एक अलग तरीका से लिखता हूं, यहाँ मैं एम और एन मान दे रहा हूं नाम। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए एम बटा एम बी देन इक्वल टू ए एन बाई एन सी। अंडरस्टैंड, द रेशियो ऑफ ए एम and MB is equal to AN and NC. If this ratio is equal, it means this line MN is parallel to BC. Understand? This concept, this case tells us कि this line also parallel. ये कॉन्सेप्ट हमको कहता है ये इतना बटा इतना और इतना बटा इतना यदि बराबर है, दैट मीन्स ये और ये पैरेलल है। ये कॉन्सेप्ट कहता है हमको, और वही थेल्स बाबू कहते हैं। थेल्स साहब यही कहते हैं कि ये अगर ये रेशियो आपने लिया तो ये पैरेलल हो जाएगा। वही यहाँ देखिए नीचे लिखा गया है कि इन ट्रायंगल एबीसी इफ डीई पैरेलल टू बीसी दिस इज द पैरेलल देन रेशियो ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस हेयर, एंड इसका अपोजिट वाइस वर्सा, इफ दिस द रेशियो ऑफ हेयर एंड हेयर आर इक्वल देन दिस इज द पैरेलल। दोनों बात आपको याद रखना है। कुछ और बातें यहां जानिए। Some of the results derived from this theorem we will use are in the following. कैसे कैसे हम कर सकते हैं कि इस परिमेय से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जिसे हम प्रयोग करते हैं। जैसे वही रेशियो है, साइड का बराबर होता है, इसको कई तरह से आप लिख सकते हैं। एक और बात यहाँ जान लीजिएगा, अगर ये दोनों सिमिलर हो गया, छोटा वाला बड़ा वाला, तब हम क्या कहेंगे, इन सारे बात को समझाने के लिए मैं एक बार पिक्चर बनाता हूं जो उस तरफ में नीचे आपके सामने तो रहना चाहिए, तभी तो मैं बोलूंगा तो समझ में आएगा। अब देखिए, अगर मान के चलिए कह रहा है कि AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC। कब? क्योंकि ये जो छोटा वाला है ना ये बड़ा वाला का सिमिलर हो गया, ये जो छोटा वाला है ये बड़ा वाला का सिमिलर हो गया, ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसीलिए क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना और इतना बटा बराबर हो जाएगा। आगे कह रहा है AD बटा AB, गौर से सुनिए, AD बटा AB, ये छोटा तो बड़ा, तो बराबर होगा इतना बड़ा इतना और इतना और इतना। वही चीज यहाँ लिखा है, मैं थोड़ा देर पहले बता दिया था आपको, शुरू में स्टार्टिंग में ही बताया था ये लाइन, DE बटा BC। कब? जब AD बटा AB होगा, ये छोटा तो बड़ा, तो इधर भी छोटा AE और ये बड़ा AC, और ये छोटा DE और बटा बड़ा BC। अंडरस्टैंड? नाउ if ADE the smaller one and the bigger ABC is similar, है ना, दिस इज द सिंपल ऑफ सिमिलर, मतलब ये छोटा वाला और बड़ा वाला सिमिलर हो गया, देन आगे क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ AD, ये छोटा वाला का एरिया और ये बड़ा वाला का एरिया, पूरा का एरिया क्या कहेंगे पता है, ये छोटा वाला के साइड जो हुआ ना, ये साइड किसका है, छोटा वाला का, इसका स्क्वायर कर दीजिए, नीचे बड़ा वाला का स्क्वायर कर दीजिए, AB का स्क्वायर कर दीजिए, इसी को लिख दिया है AD और बटा में AB और होल स्क्वायर कर दिया है। अंडरस्टैंड, इसको होल स्क्वायर कर दिया है। और एक ही साइड से तो होगा नहीं, इस तरफ का भी हो सकता है ना, इतना रेशियो ये पूरा देखिए उसका स्क्वायर है, फिर ये भी तो है, ये और ये पैरेलल वाला, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा कि सर इस पर एक क्वेश्चन बताइए ना, तो आइए ना क्वेश्चन देखिए नीचे, मजा आ जाएगा आपको। हियर इज द क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC
बना दिया। डी एन ई अर्ध ए बी एन ए सी पर है, ठीक है। भुजा पर इस प्रकार बिंदु है कि ए डी ई बराबर बी, ए डी ई ये है इसके बराबर, ए डी 7 है, ए डी 7 है और बी डी 5 है, तो यहां 5 लिख देते हैं। बी सी 9 है, बी सी 9 है, डी ई बराबर होगा, इसका पूछ रहा है, एक्स लिख देता हूं। चले आगे बढ़े क्या बात लेकर, समझिएगा आप। अब यहां पे कुछ बातें लिखूंगा, क्लास 10th वाली बातें लिखूंगा। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, एक छोटा वाला लिया और एक बड़ा वाला लिया। एंगल ए डी ई बराबर है एंगल ए बी सी, एंगल ए बराबर एंगल ए, कॉमन, COMMON कॉमन है ये तो गिवन है कि ये इसके बराबर है। बट ये जो एंगल है आप देख रहे हैं दोनों में, छोटा वाला में भी है और ये एंगल बड़ा वाला में भी है, तो जानते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर। सो बाय रूल ऑफ ए बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब हम क्या लिखेंगे, अगर ये सिमिलर है बाय थेल्स थ्योरम, बात समझ में आ रही है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि आप रेशियो लीजिए ए डी बटा ए बी, छोटा वाला का साइड और बड़ा वाला का साइड बराबर हो जाएगा एक्स बटा ये, बात समझ में आई। अब इसको डालिए वैल्यू, इसका वैल्यू 7 है और इसका वैल्यू हो जाएगा 7 5 12। अब क्रॉस गुना कर देते हैं, तो यहाँ 3 से काट देते हैं पहले, 3 तिया 9 और 3 चौका 12। अब करते हैं एक्स 4x हो जाएगा और 7 21 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 21 बटा 4, 4 से काटेंगे 4 5 20, 4 दूनी 8 और 4 5 सॉरी 4 5 चौका 20, यानी कि आ जाएगा 5.25 वैल्यू ऑफ x। समझ में आई बातें। उसी बात को मैंने यहाँ पूरा फुल प्रूफ किया आपके सामने, ये सब क्लास 10th में करना है, आपको यहाँ जरूरत नहीं होता है एग्जाम में। एग्जाम में तो बस बाय थेल्स थ्योरम इतना बटा पूरा और इतना बटा इतना लिखो, आंसर निकाल लो, जो कि यहाँ किया गया है। देखिए एग्जाम में इतना किया गया है, वही तो सेम किया गया है, बट मैं जान के प्रूफ करके दिखाया आपको कि ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ थेल्स थ्योरम काम कैसे कर रहा है। इसके अलावा अब एक और थ्योरम है जो आपके सामने है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य बिंदु पर में द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of the third side। क्या मतलब है भाई, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा का आधा होता है। अच्छा ऐसी कोई बात है क्या, समझा दे रहा हूँ भाई, मैं यहीं पे हूँ आपके सामने, टेंशन ना लेने का। आपका रोहित यहाँ पे है, कह रहा सपोज करो मिड बिंदु, मतलब ये 4 तो ये भी 4, इसका मध्य बिंदु मान के चलिए ये 7 तो ये भी 7, इसका मध्य बिंदु। इसका सीधा मतलब है कि ये अगर 10 होगा ना तो ये 5 होगा, यही कॉन्सेप्ट है। अगर मान के चलिए ये मध्य बिंदु यहाँ है और ये मध्य बिंदु यहाँ है, तो याद रखना है कि यहाँ का जो वैल्यू होगा वही नीचे का वैल्यू होगा, यहाँ जो वैल्यू होगा वही नीचे वैल्यू होगा। उस समय इसका ही आधा होता है, इसका ही आधा होता है। अच्छा इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, by this concept and by this theorem, what is the benefits, why we have a study here, so that means here is the all points that are most important for us. If D and E are midpoint of AB and AC, D और क्या था एक और E, ठीक है, AB और AC का मिड पॉइंट है हमने बना भी रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा DE पैरेलल टू BC, ये जो है DE पैरेलल टू BC, ये पैरेलल हो जाएगा, एक कंडीशन तो ये का पैरेलल हो जाएगा। आगे कह रहा है इसका ही आधा हो जाएगा, जो मैं लिख भी रखा हूं, देखिए DE इज हाफ ऑफ BC, BC को आधा करके आया है, आगे भी गया है, ठीक है। आगे देखिए DE पैरेलल BC,
अगर DE पैरेलल BC है एंड DE बराबर, ये जो DE है BC का आधा है, इसका आधा है, देन D and E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। इसका उल्टा भी कह रहा है कि मान के चलिए इसका ये आधा है और ये जो लाइन है पैरेलल है, इसका आधा हुआ पैरेलल हो, इसका मतलब है ये रेशियो बराबर होगा। दोनों बात हो गया ना, यहाँ पे दोनों बात आपके सामने रख दिया गया। उसी बात को यहाँ अच्छे से और एक्सप्लेन करा गया है। अच्छा, कोई पूछे एरिया का क्या रेशियो होगा? अगर कोई क्या है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ADE, आगे कहा जा रहा है ट्रायंगल ABC, तो इसका क्या हो जाएगा पता है वैल्यू? इसका साइड का रेशियो निकालिए, तो साइड काटिएगा तो कितना आएगा, 1:2 आएगा ना, तो बस 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी 1/4, मतलब इसका एक वैल्यू पूरा का 4, यानी इसका 3 वैल्यू हो जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल का 3 वैल्यू, क्योंकि पूरा का वैल्यू 4 देखिए है ना, पूरा का वैल्यू 4 और इसका 1, तो ये क्वाड्रिलेटर का वैल्यू हो जाता है 3। इस पर क्वेश्चन मिलता है बनाने को, ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में। देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यहाँ करना चाहता हूँ, इसके अलावा भी एक चैनल पे हमारा चल रहा है, जैसे इसमें हम कराते हैं ना ढेर सारे क्वेश्चन, जैसे कि एक वीडियो में एक चैप्टर, बट जियोमेट्री तो बहुत बड़ा है, तो एक वीडियो में एक चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा हम करवाते हैं आपको 1 घंटा 2 घंटा या 2.5 घंटा का क्लास ले रहे हैं बड़ा। लेकिन याद रखिएगा, चैनल पे एक और है चैनल पर वीडियो सीरीज चल रहा है, उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम क्या करा रहे हैं, क्विक मतलब करा रहे हैं, मतलब एक चैप्टर जो करा रहे हैं आपको हम उसमें एक वीडियो के अंदर, उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, और उस क्वेश्चन में क्या है ना, कॉन्सेप्ट भी साथ में क्वेश्चन के देते जाते हैं। वो भी किरण पब्लिकेशन, सॉरी वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का है बुक, ठीक है, और वो भी चैनल पे करा रहे हैं, वो जाके भी देखिएगा। तो यहाँ तो मतलब हर कॉन्सेप्ट पे आधारित एक दो क्वेश्चन मिलता है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं इसमें हम सारा हम लोग, तो वो भी देखिएगा, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी हम सारे कॉन्सेप्ट आपको देते चलते हैं। अब आ रहा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के प्रकार। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ट्रायंगल्स आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड साइड्स, साइड और एंगल के आधार पर हम ट्रायंगल को बांटते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे है आपको बेसिस ऑफ द एंगल और बेसिस ऑफ द साइड्स। सुनिए ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड से नॉइज जाएगा, प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरे पास टाइम इसी टाइम बनता है, अदर टाइम पे टाइम नहीं है, नौकरी करने वाला हूँ, पता होना चाहिए आपको, तो जॉब से आने के बाद करते हैं और थोड़ा सा बाहर में शोर शराबा होता है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। थोड़ा साउंड जाता होगा आपको, ज़्यादा नहीं जाता होगा लेकिन कुछ जाता होगा, उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, उस पर नहीं ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग सोचने लग जाते हैं हल्ला हो रहा है सर क्या पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना है, हमको पढ़ाई पर कंटेंट पर ध्यान देना है। थोड़ा बैकग्राउंड से हो रहा है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, और हमको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कर ही क्या सकते हैं, मजबूरी है, बहुत सारा क्लास लेना रहता है ना। देखिए कोण के आधार पर हम देखेंगे ट्रायंगल को, तो समकोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण। ये 90 डिग्री, अगर कोई एक साइड 90 हो ना किसी त्रिभुज का 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर कोई 90 सारे 90 से छोटा होना चाहिए तब न्यून कोण त्रिभुज है। कोई एक भी 90 से बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि अधिक कोण के लिए कोई एक को 90 से बड़ा होना होगा, और इसमें 2 न्यून कोण होगा अपने आप। और इसमें कह रहा है कि सारे न्यून कोण होगा, सारे कोण 90 से छोटा, और इसमें कह रहा है कि एक 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे है विषमबाहु त्रिभुज, मतलब तीनों साइड बराबर नहीं होना चाहिए, इसमें है 2 साइड बराबर, इसमें है तीनों साइड बराबर। भुजा की बात कर रहा है मैं, तीनों भुजा बराबर होगा, 4 तो 4, तीनों 4, 2 को बराबर इसमें होगा, मान के चलिए एगो 5 5 है, एगो 8 है, इस तरीका का। विषमबाहु में सब अलग होगा, 6 3 2 ऐसे करके सब अलग अलग होगा। अब एक एक करके हम सारे ट्रायंगल को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है उसको भी देखते चलेंगे। जैसे सबसे पहले ट्रायंगल आपके सामने है राइट एंगल ट्रायंगल, इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल की राइट से बड़ा कोई ट्रायंगल ही नहीं है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट इसी से आता है, और एक स्पेशल चैप्टर ही कहिए राइट के लिए बना हुआ है। कौन सा, हाइट एंड डिस्टेंस, क्या चीज पर वो काम करता है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है। सबसे पहले एक पिक्चर आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक 90 डिग्री होता है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, और 90 के सामने वाला ये सबसे बड़ा भुजा होता है और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इससे बड़ा ये दोनों कभी नहीं हो सकता, नेवर मतलब नेवर, सबसे बड़ा यही होगा, कर्ण इसको बोलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, कोई एक समकोण हो गया मतलब 90 हो, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। दी गई आकृति में बी समकोण है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। इसी को इंग्लिश में यहाँ लिखा गया, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज राइट एंगल देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल। इन दिस फिगर एंगल बी इज 90 डिग्री, सो देयरफॉर एबीसी इज अ क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस। जो समकोण त्रिभुज में होता है ना, जो सबसे 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो कर्ण कहलाता है, कर्ण।
प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका प्रॉपर्टीज समझिए। पहले कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की विशेषताएं, एग्जैक्टली वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, एक ही इसमें 90 डिग्री हो सकता है, कोई एक एंगल जो बी है। एग्जैक्टली टू एंगल्स विल एक्यूट, दो इसमें एक्यूट हमेशा होगा, वो 90 से छोटा होगा, दो एक्यूट होगा जो हमेशा 90 से छोटा होगा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता 90 से। आगे कह रहा है वन एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल, ये जो होता है एक एंगल वो दो के जोड़ के बराबर होता है। सही बात भी है, एक्स्ट्रा दोनों जोड़िएगा तो बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक 90 है और टोटल 180 होता है, तो जो बचा हुआ दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 होगा। यही बात है। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, तो हम बस इतना नहीं बोलना है, डायरेक्ट एक लाइन बोलना है। यहाँ पे समझिए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एंड हाइपोटेनस का स्क्वायर आप करेंगे ये बराबर होता है इन दोनों साइड के बराबर स्क्वायर के बराबर राइट एंगल के कंडीशन में। इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज नॉन एज द पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज द थ्योरम, अंडरस्टैंड। अब यहाँ से कुछ जरूरी बातें यहाँ नीचे है, उसको समझना एकदम अच्छे से, माइंड सेट करिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, अ सेट ऑफ 3 इंटीजर्स, 3 गो इंटीजर है ए बी सी, विच सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, दैट मीन्स दोनों साइड का स्क्वायर और एक कर्ण का स्क्वायर, और द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट। उसी को यहाँ हिंदी में दिया गया है कि अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो जैसे देखिएगा, द स्मॉलेस्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट, दुनिया में सबसे छोटा जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये है। बट आपको एक बात बताऊँ, कभी कभी आपको ऐसे दिखेगा 3/2, 4/2 और 5/2, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, जान लीजिए। अगर इसके नीचे 3 लिख दीजिएगा ना, तब भी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होगा। बट बैक में मतलब ये डेसिमल में जा रहा है, कभी कदाल यूज हो जाता है क्वेश्चन में, इसीलिए बता दिया हूँ यहाँ पे। फिर उस समय कहिएगा कि अरे आपने तो बताया नहीं था सर। इस तरीका का भी कंडीशन फुलफिल होता है, बट होता है। आगे पढ़िए, मैं पेज को फोल्ड कर रहा हूँ। थोड़ा आप लोग दोस्तों में मित्रों में शेयर करिए ताकि अपना चैनल थोड़ा सा बड़ा हो सके, थोड़ा चैनल बड़ा करिए। मेरा बहुत दिली इच्छा है कि जल्द से जल्द मैं आप लोग के बीच डिजिटल बोर्ड के साथ आ जाऊँ, थोड़ा और चैनल बड़ा हो। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है इफ ए बी सी बी ए पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। अभी थोड़ा सा पढ़ाने में क्या होता है ना, यहाँ पेज पे पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा उतना अच्छे से बन नहीं पाता है, फिर भी क्या करें, पढ़ाना तो है तो पढ़ाते हैं। बट यही अगर डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, यही चीज़ सामने रहेगा, मज़ा आ जाएगा बहुत जल्द आप लोग के दुआ से। बस आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए हमारे साथ मिलके। सबसे छोटी पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको 3 4 5 है, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होता है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट। कहा जा रहा है इफ ए बी सी बी ए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, देन ए के बी के एंड सी के और ए बाई के बी बाई के और सी बाई के विल ऑल्सो बी पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसी को मैंने अभी समझाया था, जस्ट अभी यही समझाया था। मान के चलिए 3 और 4 और 5 ट्रिपलेट, अगर इसमें गुना कर दूँ 2 से, 6, 8 और 10, ये भी क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। अगर मैं 3 से गुना कर दूँ, 3 3 9, 4 3 12 और 5 3 15, ये भी क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। अगर मैं इसको आधा कर दूँ, मान के चलिए अगर मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट 3/2 कर दूँ, 4/2 कर दूँ और 5/2 कर दूँ, तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट ही हो जाएगा। बात समझ में? कुछ भी कर दीजिए बटा में, वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंतर्गत ही रहेगा। यहाँ कहा जा रहा है जो बार बार एग्जाम में आता हुआ पाइथागोरस ट्रिपलेट आपके आंखों के सामने है, आप लोग इसको याद करेंगे। जी हाँ, याद करेंगे, रटेंगे, जितना बार ये लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे 3 4 5 है, 6 8 10 है, 9 12 15 है, उसके बाद 12 16 20 है, 15 20 25 है, 5 12 13 है, 10 24 26 है, ये भी बहुत ही सब यूज होता है, 7 24 25 है, 14 48 50 है, 3.5, 12 और 12.5 है, 21 72 75 है, 8 15 17 है, 9 40 41 है, ये भी बहुत यूज होता है। ये भी यूज होने लगा है। 11 60 61, 1 √2 भी है पाइथागोरस ट्रिपलेट, 1 √3 और 2 भी है, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है।
ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो दिया गया ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 1 √3 एंड 2 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 1 1 √2 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 11 60 61 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये सारे चीज को थोड़ा सा देखिएगा क्या है। अब नीचे कुछ कॉन्सेप्ट भी दिया गया, उसे भी जरा पढ़ने का कोशिश करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है जब भी कोई समकोण त्रिभुज दिया गया होता है तो इसकी दो भुजाएं भी दी गई होती है और तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात करनी होती है। परंतु जब हम तीसरी भुजा पाइथागोरस ट्रिपलेट के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं तो आसान हो जाता है। कहा जा रहा है ज्यामिति, क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति के अधिकांश प्रश्नों में हमें समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है और वहां पे ये याद है तो आप फट से लिख देते हैं, फट से। वही बात कह रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है। अभी इस एग्जाम्पल में इसका देख सकते हैं क्या एप्लीकेशन है, कैसे इसको यूज करना है। देखिए इन दिस पिक्चर, ये पिक्चर तो हमको ही बनाना है, यहाँ बना के एग्जाम में नहीं देगा। जैसे क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट B एंड D इज अ पॉइंट ऑफ द BC सच दैट BD बराबर 5। यहाँ पे कहा जा रहा है कि B पे राइट एंगल ट्रायंगल है और ABC में BC के बीच में एक जगह D दिया गया है, ठीक है, और BD 5 है। BD 5 समझते हैं, ये 5 है। अगर AD 13 है, AD कहाँ है, AD 13 है। अगर AC जो है 37 है, AC 37 है, तो BC की लंबाई बताइए। BC समझ रहे हैं, ये पूरा। तो आप कहिएगा बड़ा आसान है सर, ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होगा। ट्रिपलेट से आपने पता कर लिया, 5 12 13 चलता है। ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होगा। अब देखिए 5 12, अब ये 37 दिया था, 37 12 से ये कितना होगा, तो 35 होगा। बात समझे, ये भी आप पता कर सकते हैं क्या, 37 12 और ये कितना हो जाएगा आपका 35। यहाँ पे देखिए निकाल के भी बताया गया है कि 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और बराबर 37 का स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, वैल्यू डाल के और निकाल सकते हैं, 35 आ गया। बात समझ में आई कुछ क्या, बात बढ़ाएं आगे। ट्रिपलेट से फटाक से आप काम कर सकते हैं। In a right angle triangle ABC, if a perpendicular CD is drawn from the vertex which is right angle C to the point AB, then एक कंडीशन कहा जा रहा है, एक बेहतरीन चीज बताने वाला हूं अभी, इसलिए प्लीज बढ़िया से समझिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये आपके सामने बना दिया गया है, ये सर बना हुआ है। अब देखिए कहानी क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल में यहां से आपने एक 90 डिग्री गिरा दिया, 90 डिग्री गिराया। चलो भाई A B और सॉरी यहाँ था A C और B, इस ट्रायंगल का नाम है और अलग अलग साइड दे दिया। इसका ना, इसका वैल्यू A है, इसका वैल्यू B है, इसका P है, इसका Y है, इसका X है और पूरा C है। तो यहाँ से जितने कंडीशन पॉसिबल होते हैं वो सभी आपके सामने लिख कर दिया गया। पहला क्या है, A स्क्वायर बराबर होता है X गुना C। A स्क्वायर बराबर होता है X गुना C, X गुना C। C क्या है, ये पूरा है और ये X है और ये A है। इसका स्क्वायर इसका और ये पूरा के बराबर होता है। आगे है ये जो B स्क्वायर है, सेम B स्क्वायर इतना गुना ये C के बराबर होता है। ये इतना गुना ये C, इतना गुना ये C, ये इसका स्क्वायर। जैसे इधर था A स्क्वायर इतना गुना ये पूरा, छोटा वाला गुना पूरा, वही बात। आगे है P स्क्वायर और X गुने Y। ये जो P है इसका स्क्वायर इसका और इसका गुना के बराबर होता है। इसका स्क्वायर इसके और इसके गुना के बराबर होता है, मतलब ये लंबाई और ये लंबाई के बराबर होता है। गुना करेंगे इसको और इसको तो इसके बराबर होगा। ये तीनों कंडीशन याद हुआ। आगे है ए बी A गुना B बराबर होता है P गुना C। नहीं समझे, फिर से देखिए, A गुना B बराबर होता है ये P गुना ये पूरा C। ये और A गुना करेंगे तो इधर वाला बराबर हो जाएगा बराबर। A गुना B इसके गुने ये पूरा होता है। आगे कह रहा है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कि 1/P स्क्वायर, ये जो है ना 1/P स्क्वायर बराबर होता है 1/A स्क्वायर और 1/B स्क्वायर। 1/P स्क्वायर बराबर 1/A स्क्वायर 1/, इसी को लैंग्वेज में यहाँ दिया गया है इन अदर वर्ड, ठीक है। तो
समझ गए होंगे, उसी को लैंग्वेज में लिखा गया है, लैंग्वेज से अच्छा वो समझ में आता है, इसे लैंग्वेज को गोली मारिए। यहाँ आइए, यहाँ कहा जा रहा है आपको टू प्रूव द एबव फार्मूला वी टेक द 3 सिमिलर ट्रायंगल्स एज सुन इन द फिगर। तीनों ट्रायंगल को यदि हमें अलग अलग कर दूं, उसके ट्रायंगल को अलग अलग कर दूं, तो सिमिलरिटी से, सब कुछ सिमिलरिटी से हुआ है, आपको पता है। मैं सारे को चाहूं तो प्रूव कर सकता हूं आपके सामने, लेकिन आपको कोई यूज नहीं है, बस इसको डायरेक्ट माइंड में आप रख सकते हैं। आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन है आपके सामने इसी पर आधारित, तो और क्रिस्टल क्लियर होगा बात कि अच्छा ये काम भी आता है। ये पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर में दिया गया है आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी है, बना लिया मैंने। ए बराबर 90 डिग्री, ए पे 90 डिग्री बना दिया। ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये जाके इस पर परपेंडिकुलर हो गया। एट डी इफ बी ए बी बराबर 12, ए बी 12 है तो यहाँ 12 डाला। सी एम एंड ए सी 16, तो ए सी क्या है 16, यहाँ 16 हो गया। देन व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ बी डी। आपको बी डी का लंबाई पूछ रहा है, बी और डी का लंबाई इसका पूछ रहा है। बात समझ में आई? क्या क्या दिया उसको लिख कर आपने देखा। अब चलिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज देखिए कि आपको 12 देल था और 16 देल था, ये 12 और ये 16, पता है ये 12 16 से आप ये निकाल सकते हैं। यहां देखिए, ए बी का स्क्वायर बराबर, कहाँ ए बी का स्क्वायर बराबर होता है, इसका स्क्वायर क्या होगा, बी डी गुना बी सी। ठीक है, 12 का स्क्वायर और गुना 20 करेंगे तो यहाँ से आप बी डी निकाल सकते हैं। आपने निकाल लिया बी डी, यही तो पूछा था, बी डी का लंबाई बताइए। तो कैसे जान गए बी डी कैसे निकलेगा, आराम से आप समझ गए होंगे कि बी डी निकालना है। हमको तरीका पता है, इसका स्क्वायर करेंगे और बी डी गुना ये पूरा करेंगे, निकल गया। अगर नहीं है पता होता तो अभी आप इधर उधर दौड़ा भागी करते रहते। यहां कहा जा रहा है इफ पी एंड एम आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए बी ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, देन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अब आप समझिएगा, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे ऐसे ही समझते चलेंगे। अभी आप राइट एंगल ट्रायंगल में मान के चलिए, ये जो पिक्चर दिया गया है इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ कोई पिक आपको दे दिया, मतलब कोई बिंदु है, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि कहाँ पे डालना है, कहीं भी डाल दिया गया है। तो इसको इससे मिलाइए, इससे मिलाइए, तो एक कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ पे। क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एपी का स्क्वायर, एपी कहाँ है उसको देख लीजिए आप। यहाँ से एपी का स्क्वायर और एमसी का स्क्वायर, ये जो क्रॉस बन रहा है, इन दोनों का स्क्वायर बराबर होता है, जानते, इसके और इसके स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए, एसी स्क्वायर और एमपी स्क्वायर के बराबर। फिर से सुनिए, ये जो क्रॉस बनता है ना, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर होता है इसके और इसके स्क्वायर के। इस कॉन्सेप्ट पर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। देखिए एग्जाम का आया हुआ है क्वेश्चन नीचे में, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एग्जाम में आया हुआ है। पिक्चर खुद बना रहता है एग्जाम में, वो यही बात को यहाँ लिखा गया है। आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे ऐसा बनेगा, और इसमें आपको दे देगा कुछ ना कुछ। जैसे दे दिया है क्या, ए क्यू 11 है, ए क्यू ये है ना, तो ये 11 है ये लाइन। आगे कह रहा है आपको पीसी 8 है, पीसी ये वाला है तो ये 8 है। आगे कहा जा रहा है एसी 13 है, एसी कहाँ है देखिए जरा, एसी ये 13 है। ये आपसे पूछ रहा है ये एक्स बताइए, यही ना निकालना। आप क्या करेंगे, देखिए नीचे कर दिया गया है, यहाँ पे तो निकल ही गया कि आप क्रॉस वाला का स्क्वायर करेंगे, यानी 11 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिया। इधर में करेंगे 13 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, यहाँ से निकाल लिया ना। समझ में आया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला कॉन्सेप्ट पर अब आ जाइए। अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है इफ ट्रायंगल ए बी सी इन आर ए टी एंड ए डी एंड सी ई आर मीडियन। आगे कह रहा है मीडियन समझते हैं, नहीं समझते तो समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो ए डी आया है और सीई है, मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है, यहाँ कह रहा है इतना और इतना और मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है ये इसको बराबर काट रहा है, इसके बराबर ये है, और ये जब यहाँ आया है ना तो इसको बराबर काटा, ये इसको बराबर काटा है। मतलब ये 5 होगा तो ये 5, ये 10 तो ये भी 10, ये 3 तो ये भी 3, बराबर काट रहा है। उस कंडीशन में इसी फार्मूला में कुछ चेंजिंग आ जाता है। चेंजिंग क्या आता है कि 4 ब्रैकेट में ए डी स्क्वायर, ए डी समझ रहा है, ए डी का स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, सीई स्क्वायर बराबर 5 ए सी स्क्वायर होता है, 5 ए सी स्क्वायर। 4 गुने इसका स्क्वायर बराबर होता है 5 गुने ए सी स्क्वायर।
आगे है एक और कॉन्सेप्ट AD स्क्वायर, देखिए उसमें कहाँ है पिक्चर में, खुद से देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और CE स्क्वायर बराबर 5 गुने ED स्क्वायर। ये जो है ना ED, इसका स्क्वायर जब करेंगे आप, इसको 5 से गुना करेंगे तो इसके स्क्वायर के पास आप पहुंच जाएंगे। बट इसका स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या है, इसका 5 गुना करेंगे तो इसके स्क्वायर का आपको 4 गुना करना पड़ेगा। आगे है AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AD स्क्वायर और CE स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर और ED स्क्वायर। जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था सेम कॉन्सेप्ट भी लागू होगा, मतलब ये तीनों कॉन्सेप्ट इस पर लागू होगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ बीच वाला, इस पर एग्जाम में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, और ये इसके स्क्वायर वाला भी एग्जाम में आया हुआ है, बात समझे। अब इस पे एक नीचे क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A 90 डिग्री है इफ BM एंड CN आर टू मीडियंस। तो कह रहा है BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बटा BC स्क्वायर इज इक्वल टू, पूछ रहा है। तो कैसे वो बनेगा, यहाँ देखिए पिक्चर, ये है आपके सामने पिक्चर। ये मीडियन है, मीडियन आने का मतलब है A इसको बराबर काटा है और यहाँ आके M इसको बराबर काटा है। अब कंडीशन हम जानते हैं कि 4 गुने ये जो BM और CN है इसका स्क्वायर होगा उसका 4 गुना, ये बराबर होगा ये जो है बड़ा वाला इसके 5 गुना के स्क्वायर के बराबर। इसको नीचे ले आइए और ये 4 को इधर भेज दीजिए, आंसर हो गया। डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है, इतना ही बस पूछा हुआ था, मतलब सिर्फ आपको इधर इधर भेजना था, रेशियो निकल गया, यही आपका आंसर हो गया। बात समझे, ध्यान दीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C जो है 90 डिग्री है, पॉइंट P एंड Q आर ऑन द साइड AC एंड BC रेस्पेक्टिवली सच दैट AP रेशियो PC का जो मान है वो 1:2 है और BQ और रेशियो QC का मान भी 1:2 है। देन ये वैल्यू किसके बराबर होगा। वही बात यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। इसका पिक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा जब आप बनाएंगे तो, ठीक है। अब रेशियो के हिसाब से देखेंगे, इधर AP है 1 और PC 2 है, तो AP कहाँ है, AP इधर है तो यहाँ 1, तो x लगा दिया और 2x कर दिया। उसी तरह इसमें जैसे है इसको दे दिया वैल्यू। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है क्या, उसी आधार पर आप निकाल सकते AQ कहाँ है, AQ निकालिएगा तो यहाँ टोटल कितना है 3 है ये लंबाई और ये 2y है। तो यहाँ से देखिएगा 3x का होल स्क्वायर करिएगा तो 3 3 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका करिएगा तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह जब आप BP स्क्वायर निकालिएगा, BP स्क्वायर तो क्या करिएगा, ये निकालते समय इधर तक 2 रहेगा तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा टोटल 3y का 9y स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर करिएगा तो बस वैल्यू डालना है। देखिए जरा मैं ऊपर कर रहा हूँ, हिंदी वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा, हिंदी वाला ही दिख रहा है, वही चीज़ है। देखिए अब ये वैल्यू डालना है, ये दोनों वैल्यू आपने निकाल के ऊपर जोड़ दिया, नीचे AB, तो AB क्या होगा, ये पूरा का स्क्वायर इधर पूरा का स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर कितना कहिएगा 2 1 3, तो 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2y और 1y 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, ये दोनों कट जाएगा तो 13/9 13/9 आंसर आ जाएगा। अगर बेसिक से बनाया गया है, कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट पे नहीं गया है, ठीक है। आगे आइए, नया कॉन्सेप्ट अब सीखने का कोशिश करिए, नया कॉन्सेप्ट अभी आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ये वाला। ये कॉन्सेप्ट ट्रायंगल से रिलेटेड है, क्या है उसको समझिए। कह रहा है इसमें यह एक ट्रायंगल है, आप समझ सकते हैं ये साइड A है, B है, C है, और यहाँ से ऐसे गया है और यहाँ से ऐसे गया और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट intersection. Here BE and CD are medians. What is the meaning of medians? BE and CD is median. median का मतलब होता है जो median बना, बीच से काटे, mediate करे। तो CD यानी ये जो डंडा होगा इसके बराबर होगा, ये जो साइड होगा इसके बराबर होगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इफ मेडियंस परपेंडिकुलर हो जाए उस समय एक कंडीशन होता है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर बराबर होता है 5 BC का स्क्वायर, 5 BC का स्क्वायर। ये कब, जब ये 90 डिग्री पर ये मीडियन कटता है। मीडियन की लंबाई का कोई जरूरत नहीं है, इसका जो साइड है, तीनों साइड पता है ना, तो 2 साइड का स्क्वायर करिए, वो जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है उसका 5 BC स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ABCD के रूप में देखिएगा तो यहाँ से हो जाएगा C स्क्वायर, B स्क्वायर को जब जोड़िएगा तो ये 5A स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बातें समझ में आई। आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन है इसी पर आधारित है, करा इफ इन अ ट्रायंगल ABC, एक बना लेता हूँ ABC ट्रायंगल ABC, BE and CF are two medians perpendicular to each other and देखिए मीडियन कैसे, कहाँ कहाँ BE, तो B से E ले जाइए और ये इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से एक ऐसे ले जाइए
ये इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में 90 डिग्री बोला है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। ए बी बराबर 19 कह रहा है, ये पूरा 19 है। ए सी बराबर कह रहा है 22। देन द लेंथ ऑफ बी सी, ये आपको पूछ रहा है क्या होगा। अभी आपने देखा है कॉन्सेप्ट, इस आधार पे आप बना सकते हैं। 19 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर बराबर 5 बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। 22 का स्क्वायर कितना होता है? यही होता है, याद है ना? स्क्वायर याद रखिएगा, नहीं तो गुना कर लिया 22 में 22 से और 19 में 19 से। अब देखिए 5 बी सी का होल स्क्वायर, अब यहाँ जोड़िए 4 1 5, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 4 3 4 4 8 हो जाएगा। 5 से इसको काट देते हैं, इधर बी सी का स्क्वायर बचेगा, 5 से काटिएगा, 5 1 जा 5, यहाँ से 3 आएगा, 34 हो जाएगा। तो 5 6 का 30, 5 9 45, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा इस पर, तो बी सी का मान कितना निकल के आ जाएगा? 13। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी सी 13 निकल के आया, 13। आइए इसका सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, उस सॉल्यूशन को भी देखिए जरा। देखिए सॉल्यूशन पर गौर कीजिए जरा, क्या 13 आया है सॉल्यूशन में आंसर, है ना? बीसी का मान 13 आया हुआ। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, पिक्चर यही हमने बनाया था। आगे बढ़िए। और भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंसीडर ए बी सी, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, द मीडियन ए डी एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट जी। ये जी पर कटा है, इस वैल्यू का नाम क्या है? जी। आगे कह रहा है बी सी का मान 3 है, बी सी का मान 3 दिया हुआ है, और आगे कहा जा रहा है ए बी का मान 4 सेमी, ए बी का मान 4 सेमी, देन द लेंथ ऑफ ए सी इज, ए सी निकालना है। तो आप एक चीज़ समझिएगा जरा, अब इस बार 90 डिग्री के सामने यहाँ ए है, तो ये निकालते समय कंडीशन आपने अभी देखा है, आपको करना होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना है 90 के सामने वाला का 5 लगाना है उसके साथ। तो 4 चौक 16, 16 9 25, 25/5 हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ये कटेगा 5 बार में, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा मान? बी सी का √5 आया है ना, √5। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो गई। अब हम लोग करेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड बातें, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? सारे ट्रायंगल धीरे धीरे देखेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है। इफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज एक्यूट, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जब सारे कोण 90 से छोटा हो वही एक्यूट ट्रायंगल होता है, उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। देखिए सारे को कह रहा है 90 से छोटा होना चाहिए। अब इसके प्रॉपर्टीज यहाँ देखिए, न्यून कोण त्रिभुज की विशेषताएं, सारे कोण जो होते हैं वो 90 और 0 के बीच ही होते हैं, ना 0 होंगे ना 90 होंगे, उसके बीच होंगे, 90 भी नहीं 0 भी नहीं, उसी के बीच में होंगे। पहला प्रॉपर्टीज तो यही था। अगला प्रॉपर्टीज आपके आंखों के सामने ये रहा। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज के दो कोणों का योग हमेशा तीसरे कोण से अधिक होता है। मान के चलिए, यहां देखिए जरा, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया आपके सामने, इसका नाम ए दिया, बी दिया और सी दिया। यहाँ कह रहा है एंगल ए है, ये एंगल बी है और एंगल सी है। अगर एंगल ए को अगर आपने जोड़ दिया एंगल बी से, जानते हैं हमेशा बड़ा होगा एंगल सी से। अगर आपने एंगल इन दोनों को जोड़ा था ना, तो इससे बड़ा था, इन दोनों को जोड़िए, बी प्लस एंगल सी करिए, हमेशा बड़ा होगा एंगल ए से। अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा एंगल ए प्लस एंगल सी, तो ये बड़ा होगा एंगल बी से। वही बात यहाँ पे कहा गया है, समझ में आई बातें? आगे कह रहा है तीसरा, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है आपको, बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से कौन सा न्यून कोण त्रिभुज के कोणों का अनुपात नहीं हो सकता है? कोण का अनुपात नहीं हो सकता है, कैसे पता करेंगे? दो का जोड़िएगा, दो वैल्यू जोड़िएगा, तीसरा से बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 5 और 2 7, इससे बड़ा होना चाहिए था, नहीं ना हुआ, तो ये नहीं हो सकता आंसर, पहला ही गड़बड़ है। यहाँ देखिए 3 और 2 5 जोड़िएगा, 4 से बड़ा हो गया। अब देखिए 4 3 7 जोड़िएगा, 2 से बड़ा हो गया। 4 और 2 6 जोड़िएगा, 3 से बड़ा हो गया। यहाँ तीनों में फॉलो कर लिया। यहाँ देखिए 4 में 1 जोड़िएगा 5, इस 4 से बड़ा है, तो हाँ सर। अब देखिए 4 को 4 से जोड़ें, 8 1 से बड़ा है, तो हाँ सर। 4 में 1 जोड़ेंगे, इस 4 से बड़ा 5 आ गया, तो यस सर, तो ये भी फॉलो हो गया। यहाँ देखिए 1 में 1 जोड़िएगा, तो इस 1 से बड़ा हो गया ना 2, तो हाँ सर, उसी सब जगह जोड़िएगा, बराबर है। यही गड़बड़ है, समझ में आया? वही बात यहाँ लिखा गया है। अब तीसरा प्रॉपर्टीज पर आइए, ये रहा आपकी आंखों के सामने, ऑन योर आई।
नहीं, ऐसे कहना अच्छा रहेगा, इन फ्रंट ऑफ योर आई। कह रहा है त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग से अधिक होता है। जैसे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहाँ पे तो क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दो को जोड़ने पर हाइपोटेनस के बराबर होता है ना। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कंडीशन लगेगा तीनों साइड से रिलेटेड। ठीक है, किसी दो का स्क्वायर करके जोड़िएगा ना तो तीसरा के स्क्वायर से हमेशा बड़ा हो जाता है। अभी थोड़ा देर पहले आपने क्या देखा था, यहाँ पे ये देखा था वैल्यू। अब इसी वैल्यू में हम कुछ नहीं कर रहे कि अगर स्क्वायर करिएगा, ये एंगल है, समझिए बात को। जब दो एंगल जोड़ के तीसरा से बड़ा हो रहा है तो अगर इसको साइड कर दीजिएगा, मतलब इसको एंगल के जगह पर साइड आप ले लीजिए, जैसे कि ए बी ले लीजिए, ये साइड लिया आपने और आपने बी सी लिया, इसका स्क्वायर करिए और बी सी का स्क्वायर करिए, जानते हैं हमेशा बड़ा होगा ए सी के स्क्वायर से। यही कह रहा है, वही बात यहाँ लिखा गया, कोई दो को जोड़िए ना स्क्वायर करके तो तीसरा से बड़ा होता जाएगा। और यही ऑब्ट्यूस में जब जाइएगा तो बदल जाएगा वैल्यू, देखिएगा अभी थोड़ा देर आगे बाद आने वाला है, नीचे नीचे है जस्ट। तो ये समझ में आई बात है। इस पे एक एग्जांपल देखिए जरा, पढ़िए जरा। निम्न में से कौन सी किसी न्यून कोण त्रिभुज की तीन भुजाएं हो सकती है। तो देखिए 4 का स्क्वायर, 16, 8 का स्क्वायर 64, जब इसको जोड़िएगा तो 49 से बड़ा आ रहा है, तो हाँ सर आ रहा है। उसी तरह इन दोनों को जोड़िए, 4 का स्क्वायर 16 और 49 में 16 जोड़िएगा तो 64, 8 8 64 से बड़ा आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। 16 में 49 जोड़िए, देखिए 9 6 15 6 65 आ गया ना, और 8 8 64, 64 से बड़ा आया, तो ऐसे होना चाहिए कंडीशन। ठीक है, तो वही बात यहाँ समझाया गया। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू चेक ईच ऑप्शन यूजिंग प्रॉपर्टी सेकेंड। जैसे यहाँ पे हेयर 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर से बड़ा है। आगे कहा जा रहा है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 4 स्क्वायर से बड़ा है, 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2 के बराबर। तो अभी मैंने किया था ना, मुंह पर ही करके आपको बताया था, 3 बार इसमें चेक होगा, हर में 3 बार चेक करना पड़ेगा। बात समझे, इसमें 3 बार हुआ चेक और हर बार बड़ा होना चाहिए। और कह रहा है सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी 10 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसमें कौन हो सकता है, तो पहला ही हो सकता है। बात समझे, पहला में एक सेटिस्फाई हमने कराया, इसमें भी करा के दिखा दिया, इसमें नहीं करेगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 और 1 5, 5 आया ना। 3 9 से बड़ा है नहीं ना, है बड़ा, तो ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20 हो जाएगा, और 9 से बड़ा है, तो ये तो सही हो गया। लेकिन इधर देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 और 4 का स्क्वायर 16, बड़ा कहाँ आया, इसका स्क्वायर जोड़े तो इससे बड़ा नहीं ना आया, यही गड़बड़ हो रहा है। ऐसे करके चेक कर लिए, इसमें पहला आंसर होगा और सब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तक में क्लियर कर लिया आपने एक्यूट। अब ऑब्ट्यूज देखिए, एक्यूट से थोड़ा सा बदल जाएगा मेथड सब। यहाँ है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो तो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होता है। इसमें ध्यान रखना, एक ही वो 90 से बड़ा हो सकता है। जैसे 90 एक हो सकता है, 2 90 कभी नहीं हो सकता ट्रायंगल में। उसी तरीका का क्या है, ऑब्ट्यूस में एक ही 90 से बड़ा हो सकता है, ज़्यादा नहीं। अब प्रॉपर्टीज इसका देखेंगे और सारी बात समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला प्रॉपर्टीज है आपका कि त्रिभुज का एक कोण जो होगा 90 से बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, 90 नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, त्रिभुज का एक कोण अधिक और अन्य दो कोण न्यून कोण होगा, कोई एक कोण भी 90 डिग्री नहीं होगा। ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, एंगल बी बराबर 90 और एंगल ए 0 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा सी। यही गड़बड़ साइन लगा दिया है, पता है। कोई एक 90 से बड़ा होना चाहिए। आगे है कि द सम ऑफ द टू एक्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज लेस देन द ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ एंगल वाला वही आ गया कि दो एंगल को जोड़िएगा तो बड़का से, मतलब जो बचा है उससे छोटा आएगा। देखिए त्रिभुज के दो न्यून कोण का योग अधिक कोण से कम होता है। मतलब क्या है ना, इसको पिक्चर देता हूं मैं आपको, तब समझ में आएगा। सपोज कीजिए ये है आपका 120, ये है आपका 30, इसको रखिए 20, इसको कर दीजिए 40। अब देखिए
एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, हाँ बना दिया सर आपने। अब यहाँ जो लॉजिक का है इसको समझिए कि दो न्यून कोण को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, 40 और 20 60, इससे हमेशा छोटा रहेगा। मतलब दो को न्यून कोण जोड़िएगा ना तो ऑब्ट्यूस जो रहेगा उससे छोटा ही रहेगा। अगला कंडीशन है जो अभी आपने एक्यूट में देखा था उसी से रिलेटेड, क्या है उसको यहाँ देखिए। इसमें क्या होता है कि दो को जैसे ही स्क्वायर करके जोड़िएगा साइड को, तो बड़का के स्क्वायर से छोट होगा। उसमें क्या था, दोनों स्क्रीन पर ला रहा हूँ एक साथ, देखिए दोनों तरफ है स्क्रीन पर आपके सामने। एक्यूट में क्या था, दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ने पर बड़का के स्क्वायर से बड़ा हो रहा था। यहाँ पे देखिए दो को जोड़ने पर जो बचा हुआ है उससे क्या होगा, छोटा होगा। दो, थोड़ा सा मैं इसी को समझा रहा हूँ, यहाँ पे पूरा स्क्रीन पर ले रहा हूँ। हाँ, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा के वर्गों से कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल को समझिए। यहाँ पे एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 6, 8 के अनुपात में है, ये कौन सी त्रिभुज है, यहाँ दिया गया है। इसका टेक्निक होगा हमको करने का, हमको सबसे पहले सबका वर्ग करना पड़ेगा अलग अलग। 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 4 चौक 16, 6 एक 36, 8 8 64। हम अब करके देखेंगे कि क्या इसमें ऐसा कुछ लॉजिक लग रहा है कि दो छोटा वाला को जोड़ने से क्या बड़ा वाला से क्या हो रहा है उसको देख लेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा, जोड़ेंगे 6 6 12 और 3 आ 2 5, 52, यहाँ 64। अगर इससे ये छोटा है तो ये ऑब्ट्यूस होगा। बात समझ में आया, ये ध्यान रखिएगा, ऑब्ट्यूस होगा। अगर ये बड़ा हो जाता, सपोज कीजिए ऐसे हो जाता, तो ये एक्यूट होता। अगर बराबर हो जाता तो ये राइट होता। एक्यूट में सम जो होता है ध्यान रखिएगा बड़ा हो जाता है, राइट में बराबर हो जाता है, और ऑब्ट्यूस जो था अभी, ऑब्ट्यूस में क्या होता है, छोटा हो जाता है थर्ड वाला से। यहाँ पे देखिए करके दिखाया गया है, दो को का स्क्वायर किया गया छोटका का, बड़का से ये छोटा आया। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे, इसको समझिए, साथ में एग्जाम्पल भी करते चलेंगे सारे टॉपिक पे इसी तरह। इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल Q इज ऑब्ट्यूस एंगल इफ साइड PQ 11 सेमी, PQ 11 सेमी, QR 15 सेमी, देन फाइंड मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंथ ऑफ साइड PR का मिनिमम पूछ रहा है। बहुत आसान तरीका से आप निकालिएगा। सबसे पहले आप 11 का स्क्वायर करिएगा प्लस 15 का स्क्वायर करिएगा। यहाँ से ये आना चाहिए क्या, ये बड़ा वाला साइड है ना, बड़ा एंगल के सामने सबसे बड़ा ये भुजा होता है, तो इससे ये छोटा ही रहेगा। तो 11 का स्क्वायर 121, 15 का स्क्वायर 225, जोड़िए 6 4 3, 346 से बड़ा होगा एक्स स्क्वायर। बात समझे। अब इसमें से देख लीजिए, अब कैसे हम जानेंगे कौन आंसर होगा। तो ये 346 कितना के स्क्वायर के करीब में है, आपको ये पता करना है। आपको पता होना चाहिए 19 का जो स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा, वो होता है 361, हमारा है 346, और इससे बड़ा होना चाहिए। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 484, 18 का स्क्वायर 324, और 23 का स्क्वायर 3 3 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5, हाँ 529 होता है। माइंड थोड़ा सा स्किप कर रहा था। अब आप देखिए, यहाँ पूछा था न्यूनतम लंबाई क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर चला जाएगा B 19, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उससे ये छोटा रहेगा। तो मिनिमम क्या है इसमें, सभी में मिनिमम देखिए 324 तो हो ही नहीं सकता। अब बचा ये और ये, तो इन सभी में सबसे छोटा कौन मिला, 19 वाला ना, तो इसलिए 19 आंसर हो रहा है। यह है आपका स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो साइड, वही यहाँ लिखा गया है। इसकी विशेषताएं को आप देखते हैं। कह रहा है नो टू साइड आर इक्वल इन लेंथ, कोई दो साइड इक्वल नहीं होगा लेंथ में। नो टू एंगल्स आर इक्वल, कोई दो एंगल इक्वल भी नहीं होगा इसमें, सारे एंगल अलग अलग होंगे क्योंकि स्केलेन है। आगे है
आगे है, इस पॉइंट को देखिए कि ट्रायंगल में भी वन ऑफ द एक्यूट एंगल्ड, राइट एंगल्ड और ऑब्ट्यूस एंगल। जो ट्रायंगल हो सकता है स्केलेन में हर तरह का हो सकता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। ये क्या बोला, जैसे देखिए ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है। अब देखिए ये तीनों साइड अलग अलग है ना, ये देखिए सबसे छोटा है, इससे बड़ा, सबसे बड़ा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में हो गया। एक्यूट में कैसे होगा, देखिए ये एक्यूट है, ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा है। सभी 90 से इसमें छोटा है। आगे देख लीजिए ऑब्ट्यूस का, देखिए ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, ये तीनों में होता है स्केलेन ट्रायंगल, मतलब साइज। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में कुछ बातें यहाँ कहा जा रहा है नीचे में। सबसे पहले है परिमाप निकालने के लिए तीनों साइड जोड़ दीजिए। अर्ध परिमाप के लिए इसके बट्टा में 2 लिखा जाता है, और इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका, जो अर्ध परिमाप आया है ना, इसको एस से सूचित करते हैं। अब इसी को देखिए फार्मूला, हीरोज फार्मूला ही हो गया, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपको ये थोड़ा हटा हुआ हटा दिख रहा होगा, ये ऑलरेडी क्या है ना, प्रिंट ही ऐसा है। मैं बोल रहा हूँ रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये लमसम स्टूडेंट ये ऑलरेडी हीरोज फार्मूला जानते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, देख लीजिए। कहा जा रहा है कि द साइड ऑफ द स्केलेन ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो इतना and the semi perimeter 42 semi, what is the difference of the largest and the smallest side of the triangle। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी में x लगा के तीनों साइड पता करेंगे। तो हमने सारा पता कर लिया और सभी को जोड़ के 2 से भाग दिया। इसी तरह ना सेमी परिमीटर निकलता है, ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो 42 के बराबर हो जाएगा। इसको करेंगे 42 के बराबर। यहाँ देखिए 6 5 11, 12 13 14, 14/2 को कितना लिखेंगे, 7x लिखेंगे, 42 बराबर में रहेगा, 6 आ जाएगा। x का मान 6 आ जाएगा। आपसे पूछा है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा, इसका अंतर 3 का है, तो 3 से गुना कर दीजिए, 18 आंसर आ जाएगा। अगला जो ट्रायंगल है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, 2 भुजा इसमें आपका बराबर दिखेगा। इसमें कई कंसेप्ट आपको अभी पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल वगैरह सब बताएंगे आपको, डायरेक्ट कैसे निकालिएगा, एग्जाम में समय बचेगा। सबसे पहले इसके लिए एक तरीका तो जान गए कि इसमें 2 साइड क्या होगा, बराबर होगा, तीसरा जो होगा वो अलग साइज का है। जैसे ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। प्रॉपर्टीज अब देखना शुरू करिए। प्रॉपर्टीज में कहा जा रहा है सबसे पहले कि 2 साइड इसका बराबर होता है। आगे आइए, आगे प्रॉपर्टीज है कि तीसरी भुजा की लंबाई बराबर भुजाओं की लंबाई से अधिक या कम हो सकती है। मतलब पहला कंडीशन है कि तीसरी भुजा की लंबाई बराबर भुजाओं की लंबाई से अधिक या कम हो सकती है। ये जो तीसरा नंबर वाला है, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समान भुजाओं के विपरीत का कोण बराबर होता है। ये क्या है, इसको समझिए। अगर मान के चलिए ये इसके बराबर है, तो ये जो कोण है ये बराबर होगा, ये x डिग्री तो ये भी x डिग्री, ये कह रहा है, ठीक है। अगला प्रॉपर्टीज आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ है इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी द मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो यहाँ से आता है वो 90 डिग्री पर गिरता है। द एंगल बाइसेक्टर, द मीडियन, द एंगल बाइसेक्टर, अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड द अल्टीट्यूड ऑफ अनइक्वल साइड इज द सेम एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल एबीसी इन 2 कॉन्ग्रुएंट इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, इसको हम समझाते हैं बढ़िया से। आपके सामने पिक्चर दिख रहा है, कह रहा है ये मीडियन भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी, यानी ये जो एंगल यहाँ वाला है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये और ये एंगल बराबर भी है। 2 बातें आपने सीखा, पहले मीडियन हुआ, एंगल बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर भी हुआ, देखिए 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हुआ, और सब यहाँ 90 डिग्री बनाता है, और ये दोनों का एरिया एकदम सेम होता है। ये दोनों फिगर सर्वांगसम होता है, सिमिलर होता है, और ये दोनों का एरिया सेम होता है, 2 बराबर एरिया में काटता है। यही सारी बात यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा है एडी, वो तो बता ही दिया, एडी माध्यिका भी है, कोण समद्विभाजक भी है, लंब समद्विभाजक भी है और लंब भी है, सारे चीज हो गया। आगे कह रहा है, अच्छा ये लंब समद्विभाजक आपको समझाता हूँ जरा। लंब तो हुआ 90 डिग्री गिरना, लंब समद्विभाजक मतलब लंब भी गिरेगा और इसको बराबर काटेगा, ये जो होगा इसके बराबर होगा, ये है मतलब इसका साइड, BD बराबर DC होगा। आगे बढ़िए,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहा जा रहा है कि परिमाप, अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल, यहाँ पे ये ए है और ये बी है, इसका एरिया बराबर होगा। पिक्चर तो दिखे, हाँ। पहला पॉइंट आपको समझना है कि परिमाप में सभी को जोड़ना है, इसको इसको और इसको जोड़ देना है। तो इसको हम कह सकते हैं 2a + b, इसलिए कह सकते हैं 2a क्योंकि सेम है, इसलिए 2a + b कहेंगे। अर्ध परिमाप कैसे निकालिएगा, तीनों को जोड़ के 2 से भाग, तो कैसे निकालिएगा, a + b/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि यहाँ 2 लगा है, इसको जैसे ही अगर आप भाग देंगे इसको 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, इसीलिए a + b/2 अर्ध परिमाप हो गया। आगे कह रहा है AD, अगर आप इसका हाइट निकालिएगा, हाइट समझते हैं, ऊंचाई, हाइट AD रूट अंडर 4a² - b और बटा में 2, रूट अंडर 4a² - b² 2, ये हाइट का फॉर्मूला है इसका। और हाइट आप आराम से निकाल भी सकते हैं, मैं निकाल के दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट से, थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ। एक सेकेंड दीजिए मुझे, पेज को मैं ज़रा फोल्ड कर लूँ जी। मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा आपको परिमाप कैसे निकाला गया है। सॉरी, हाइट, ये ट्रायंगल है, इस जगह को आप b/2 कह सकते हैं और इसको भी b/2 कह सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इसमें ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, a² बराबर आप कहिएगा AB का स्क्वायर, यहाँ m डाल दे रहा हूँ, इसका मान, इस पॉइंट का, तो am का स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका ये हाइपोटेनस हुआ, am का स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़िएगा, प्लस b/2 का होल स्क्वायर हो ना जाएगा, इसका b/2 नाम हुआ, मतलब डिस्टेंस हुआ। तब देखिए a² और माइनस ए इधर आ जाएगा, तो b²/4 हो जाएगा, बराबर am का स्क्वायर रह जाएगा इधर, बट्टा में 1 मानिए, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4a² - b² बराबर am का स्क्वायर, स्क्वायर हटा के इधर रूट मार दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 4a² - b² बटा में 2 बराबर am। बताइए, यही चीज़ यहाँ ना लिखल है, रूट अंडर 4a² - b² 2। अगर एरिया निकालना हो अभी इसका, तो क्या कहिएगा, एरिया बराबर क्या कहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या है, तो बेस है पूरा b, तो b डाल दीजिएगा। हाइट क्या है अभी आपने निकाला है, रूट अंडर 4a² - b² 2, बात समझे। तो क्या आ जाएगा इसका, b/2 दूनी 4 आ जाएगा, और रूट के अंदर रह जाएगा 4a² - b²। अगर आप डायरेक्ट याद रखिएगा तो इतना सारा झंझट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये फार्मूला में वैल्यू डालिएगा, इक्वल साइड का वैल्यू डालिएगा, स्क्वायर करिएगा, अनइक्वल साइड घटाइएगा और फटाक से निकाल लीजिएगा। वही यहाँ पे आइडिया दिया हुआ था नीचे, देखिए नोट में कह रहा है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABD और ADC आर द 2 congruent right angle triangle, यूज पाइथागोरस ट्रिपलेट इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल समद्विबाहु, वही बात कर रहा है जो मैंने लगाया, कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में ABD एंड DEC समकोण सर्वांग, इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज में पाइथागोरियन ट्रिपलेट का प्रयोग करें। पाइथागोरस ट्रिपलेट इसमें लगा सकते हैं, उससे भी निकल जाएगा, इसमें भी लगा सकते हैं, सो कह रहा है। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। कहा जा रहा है, इफ ए लाइन व्हिच ज्वाइंस द कॉमन वर्टेक्स ऑफ 2 इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस, देन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द बेस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब समझिए, इसको मैं यहाँ पे समझाऊंगा पिक्चर बना के, तब समझ में आएगा। ये रहा पिक्चर, यहाँ MNO नाम दे दिया। अगर मान के चलिए ये डंडा आया, अगर इसको बराबर काट रहा है, ये तो बराबर वाला है, ये दोनों बराबर है, यहाँ से एक डंडा आया, इसको बराबर काटा, तो ये लंब होगा, ये लंब होगा। अगर ये लंब है तो ये बराबर काटेगा, ये दोनों बात इसमें है। जिस समय ये डंडा बराबर है यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ऊपर से आया, अगर ये लंब गिरा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर काटेगा, जितना इसका साइज होगा उतना इधर साइज होगा। अगर ये आया, ऊपर से आया यहाँ पे, और इसको बराबर काटा, मतलब ये 4 तो ये भी 4, तो ये लंब होगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। वही बात यहाँ लिखा गया है, दोनों बात ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ। अब इसी को यहाँ पे ऐसे करके लिखा है, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइंड में एक बार में क्लिक हो जाए। अगली कंसेप्ट बढ़िया कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा आपको। कह रहा है, इफ AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये दोनों बराबर डंडा है, और कह रहा है ये इधर परपेंडिकुलर गिरा, ये इधर परपेंडिकुलर गिरा, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अब एक कंडीशन क्या होता है पता है, BE बराबर CF हो जाएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर बराबर होगा।
समझ में नहीं आई ना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, एक परपेंडिकुलर ऊपर से मैं गिराऊंगा, उसका साइज अलग होगा, बट इधर से परपेंडिकुलर और इधर से परपेंडिकुलर गिरेगा ना, वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे इस ट्रायंगल में देखिए, यहाँ से मैं एक ऐसे खींचा 90 डिग्री गिरा, और यहाँ से ऐसे मैंने इसको इस पे 90 डिग्री गिराया, तो ये जो डंडा हुआ और ये जो डंडा हुआ, इसका लंबाई बराबर होगा। ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ये कहना चाह रहा है इस टॉपिक में, ये आइसोसेलस में ही होगा। और सेम ये प्रॉपर्टीज इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी लगेगा, ध्यान रखिएगा। ए बी बराबर ए सी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट। गौर से सुनिएगा, ए बी और ए सी बराबर है, और ए यदि मिड पॉइंट है, ये और ए मिड पॉइंट है, कहने का मतलब क्या है, ये डंडा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अगर ऐसा है, ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों डंडा भी बराबर होगा। यहां से फिर से सुनिए, यदि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ई तथा एफ मध्य बिंदु है, ई और एफ मध्य बिंदु है, तो ये इसके बराबर है और ये दोनों इसके बराबर है, उस समय क्या होगा, ये और ये बराबर होगा। बीई बराबर सी एफ, बीई बराबर सी एफ। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको हुआ होगा। बीई बराबर सी एफ, याद रहेगा ये बातें। एक क्वेश्चन नीचे देखिए अब जरा, कॉन्सेप्ट कई को देख लिया आपने, अब क्वेश्चन तो देखो देखो देखो। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 50। पेरीमीटर मतलब तीनों का योग। इफ द बेस इज 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड। तो 50 में से 18 घटा दीजिए, बेस कितना बचेगा, 32। 32 को 2 भाग में बांट दीजिए, इधर वाला डंडा निकल जाएगा। वही तो किया गया, देखिए 2a + b बराबर 50, ए को दिया है बेस 18, 18 जाके घट जाएगा, 2 से भाग लेगा 16, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है नीचे में, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 18। ये जो परपेंडिकुलर, मैं नया बना देता हूं पिक्चर, ये जो परपेंडिकुलर गिरा है 90 डिग्री यहाँ पे, इसके बारे में कह रहा है ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर इसका पेरीमीटर कह रहा है 64 सेंटीमीटर है, तो आप एरिया बताइए। फिर से सुनिए, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन द बेस ऑन एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, आगे कह रहा है इफ इट्स पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले आप एक चीज जानिए, अगर आपको यह समझना है इस खेला को कि इसमें क्या हो रहा है, तो आपको माइंड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे खेला होगा ट्रिपलेट्स का, बात समझ में आ रहा है। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आप बना पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बात समझे। ये 8 कब हो सकता है आपको पता है, जब इसमें ये 17 और ये 15 होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल 8 के साथ ट्रिपलेट बनाता है, 8 17 15, 8 17 15, तो ये 17 होगा, ये 15। ये मैं कैसे जान गया, ये नीचे वाला छोटा होगा, ये 90 के सामने हमेशा बड़ा होता है। ये 8 है तो ये 15 और ये 17 होगा। सेम इस तरफ भी लगेगा, ये 17 होगा, ये 15 होगा। अगर आप ट्रिपलेट पता है तो सोच पाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। कैसे, अब देखिए जरा, निकालिए जरा। 64, 15 दूनी 30 और 17 दूनी 34, 34 और 30 आ गया ना 64। पेरीमीटर तीनों का साइड होता है, पेरीमीटर इधर इधर तीनों का साइड। गया कुछ दिमाग में। एरिया आप निकाल सकते हैं, आप 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, 30 हो गया ना बेस, ये पूरा बेस हो गया। हाइट कितना है, 8, 2 से काटिए 4 में, 4 3 12, 120 आ जाएगा आपका आंसर। ट्रिपलेट नहीं पता रहेगा, देखिए ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। यहाँ देखिए अब आपके सामने सोल्यूशन है। 64 था इसका पेरीमीटर। ट्रिपलेट ये 8 देखा, पटाख से दिमाग में ट्रिपलेट आना चाहिए कि 8 17 15 होता है, तो बड़ा वाला 17 डालेंगे, छोटा वाला 15। सेम इधर भी लगेगा, 17 और 15, और यहाँ बेस हो गया, ये हाइट हो गया। देखिए यहाँ लिखा भी है, अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपलेट टू सॉल्व क्विकली, वरना ऐसे आप सोचते रह जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इक्वालेटरल ट्रायंगल की अब बात करते हैं। समद्विबाहु हो गया, अब समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। इसमें उससे थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट रहता है। तीनों डंडा बराबर होगा, पहला तो यही प्रॉपर्टीज है। देखिए प्रॉपर्टीज सब पढ़िए जरा, तीनों भुजा बराबर है इसके, ठीक है। तीनों एंगल भी बराबर होते हैं,
60-60-60 होते हैं। इक्वालेटरल ट्रायंगल में ये जो एंगल होते हैं ये कितने होते हैं? 60-60-60 होते हैं, ये माइंड में रखिएगा। ये तीनों डंडा भी बराबर होता है। अगर यहाँ से 90 डिग्री गिराइएगा, इधर से 90 डिग्री, इधर से 90 डिग्री, तीनों बराबर होगा। बहुत कॉन्सेप्ट अभी है, आइए सब धीरे धीरे देखेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, आप टेंशन फ्री रहिए। ऐसा कॉन्सेप्ट है इसमें, सारे ट्रायंगल से कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा। ये एक ट्रायंगल हो गया, देखिए ए और बी कह दिया, ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है। इसको बी इसलिए कहा क्योंकि इससे अभी कुछ काम हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको। अच्छा यहाँ गड़बड़ है प्रिंट, यहाँ बी नहीं ए होगा, ए और ए होगा। ये 60 है, ये कितना होगा? ये भी 60 होगा। ये 20 से कटता है, ये 30 होगा और इधर भी 30 होगा। और यही मेडियन होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यही आपका हर चीज़ होता है, एंगल बाइसेक्टर यही होता है। ऑल द 3 मीडियंस आर इक्वल, तीनों माध्यिका इक्वल होती है। इधर से गिराइए, इधर से गिराइए, तीनों माध्यिका इक्वल होगा। तीनों लंब बराबर होता है, इधर से 90 डिग्री गिरेगा, इधर से और इधर से वो बराबर होता है। ईच मीडियन, मीडियन कैसे निकालिएगा? मीडियन मतलब परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड। ये निकालने का फॉर्मूला है √3/2 गुने भुजा, √3/2 इंटू भुजा। 1 मिनट, लाइट कम लग रहा है, जरा 1 मिनट रुकिए तो, नहीं ठीक है। आगे कहा जा रहा है प्रत्येक माध्यिका की लंबाई आप जान गए √3/2, माध्यिका वही होता है जो परपेंडिकुलर है, तो आराम से आप √3/2 कहिएगा, सॉरी √3/2 गुने भुजा। आगे बढ़िए, अगला प्रॉपर्टीज पर आते हैं। यहाँ कहा जा रहा है इन ए इक्वलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज में, द इन सेंटर, द सर्कम सेंटर, द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रोइड आर एट द सेम पॉइंट। पॉइंट क्या क्या है अभी हम लोग देखेंगे आगे। अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक सभी एक ही बिंदु पर होते हैं। आगे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के लंब बराबर है तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होंगे। जो लंब होता है अगर बराबर है, 3 को लंब गिरता है ना, तीनों अगर बराबर है तो समबाहु त्रिभुज होगा। 90 डिग्री जो गिरता है, अभी दिखाया था मैं थोड़ा देर पहले आपको। यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, बहुत धांसू कॉन्सेप्ट है ये, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए अच्छे से। कह रहा है इफ P इज ए पॉइंट इन साइड एन इक्वालेटरल ट्रायंगल, कहीं भी एक P पॉइंट मान लीजिए, यहाँ 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 जहां दिल करे उससे परपेंडिकुलर गिरा दीजिए तीनों भुजा पर। ABC, द सम ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम द पॉइंट P टू द साइड AB, ठीक है, BC यानी इतना, इक्वल टू द मीडियन ऑफ द ABC। ये क्या है मतलब, उसको समझाता हूँ, यहाँ हिंदी में पहले समझ लीजिए। यदि किसी समबाहु त्रिभुज में ABC के अंदर P कोई बिंदु है तो P से भुजा तीनों पर डाले गए लंबों का जो योग है, ये तीनों लंब का योग होगा ना, H1 प्लस H2 प्लस H3, तीनों का जो योगफल होगा ABC की माध्यिका के बराबर होता है। यानी इसका जो माध्यिका आएगा ना, यहाँ से जो माध्यिका गिरेगा, ये माध्यिका आएगा, माध्यिका ये मध्य बनाता है, इसको बराबर काटता है, इसको, ये डंडा बराबर होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जानते इसके बराबर होता है। आप इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, ये जो लंबा वाला होगा उससे बराबर होता है। अब इसको नीचे देखिए, H1 H2 और H3 बराबर √3/2 इंटू ए, मतलब हाइट भी इसी को ना बोलते हैं, इसी को आप क्या बोलते हैं? माध्यिका भी कहते हैं, और यही क्या है? ऊंचाई भी है। बात समझे? अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाता हूँ, एग्जाम में आया है और बच्चे कितने सारे एग्जाम में छोड़ दिए थे, जो कि छोड़ना नहीं था। आपके सामने कह रहा है सेम बात, कहीं एक O बिंदु है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर ये O है, और कह रहा है कि इसका जो लंबाई है √3, 2√3 और 5√3 है। तो कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप बताइए, मतलब ये पूरा परिमाप बताइए। बात समझे? कैसे निकलेगा परिमाप? आइए पहले भुजा तो निकालेंगे, तभी तो परिमाप निकलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वालेटरल ट्रायंगल था, फॉर्मूला लगा देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ा, ये कितना के बराबर होगा? ये ऊंचाई के बराबर होगा, इसी को माध्यिका भी बोलते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा, यहाँ 8√3 और √3/2 इंटू ए। अब यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा। अब कटने के साथ ही 8 दूनी 16 आया, भुजा 16 आया, तो परिमाप क्या होगा? तीनों डंडा बराबर होता है ना, तो 16 48 हो जाएगा। इस पे आधारित और भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगर ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है और कह रहा है कि इसका ऊंचाई AD जो कह रहा है 4√3 है, कह रहा है ना, ये ना D एंड BC पर स्थित है और AD बराबर इतना है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप बताइए। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके बराबर में क्या लिखिएगा, इसका जो ऊंचाई का फॉर्मूला लिखिएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो ए का मान 8 आ गया। परिमीटर निकालने के लिए 3 बार गुना कर दीजिए, 8 3 24 आंसर हो जाएगा।
मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आपको दिक्कत हुआ होगा। यहाँ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आइए बनाते हैं। रेडी। कहा जा रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है और इक्विलेटरल है, बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी। आगे कह रहा है पी क्यू आर आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड तीनों, एक साइड इस पर, एक साइड इस पर, एक साइड इस पर, तीनों को मिलाइए। मिला दिया, पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज 8, ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा, 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 क्योंकि 8 है तो सब 4 4 होगा। आगे आ जा रहा है देन द एरिया ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर इसका एरिया आपसे पूछ रहा है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ये चारों का एरिया बराबर होगा, पता है 1 2 3 4, ये चारों का एरिया बराबर होगा। आप क्या कीजिए, डायरेक्ट एरिया निकालिए पूरे ट्रायंगल का। कैसे निकालिएगा? सबसे पहले आप एक चीज़ जानिएगा, हम जानते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर, बात समझे? ये एरिया का फार्मूला है, नहीं अभी तक दिया गया है कहीं भी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एरिया का फार्मूला है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे डाल दिया, इसके बराबर में क्या डालिएगा, साइड सॉरी ए के जगह पर क्या डालिएगा, 8, क्योंकि साइड 8 है तो 8 डालिए। अब 8 × 64 तो √3/4 गुने 64, 4 से कटेगा 16 चौका 64, तो कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ 16√3 आ गया, ठीक है। ये तो आया पूरे का, ये एक पार्ट है ना, 1 2 3 4 पार्ट होता है तो इसको 4 से भाग दिया, 4 चौका 16, इसका क्या आ जाएगा 4√3, इजी और आंसर। यहाँ देखिए है ना, यहाँ बनाया गया। इसका निकालने के लिए क्या गया, √3/4 इंटू 4 और गुने 4 कर दिया गया। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको हुआ होगा। यहाँ 4 4 क्यों किया गया पता है? यहाँ पे आप 8 मैंने डाल के बड़ा का निकाला और उसको 4 से भाग दिया, बट आपको पता हो ये 4 तो ये भी 4 होगा, ये भी 4, ये भी 4, ऐसे होगा, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 4 आपको पता है, तो क्या कीजिएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, तो √3/4 करिए और ए स्क्वायर के जगह पर 4 डाल दिए, 4 गुने 4, 4 से 4 गया तो 4√3 डायरेक्ट निकाल लिया आपने। अब हम लोग समझेंगे कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं स्टार मार्कर स्टार्ट करना चाहूँगा इस चीज़ को। कारण है कि जितने भी सेंटर होते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, एक होता है 4 प्रकार के केंद्र होते हैं, एक होता है इन सेंटर जिसको अंतः केंद्र बोलते हैं, एक होता है सर्कम सेंटर जिसको बाह्य केंद्र बोलते हैं, एक होता है ऑर्थो सेंटर जिसको लंब केंद्र बोलते हैं, एक होता है सेंट्रोइड जिसको केंद्रक बोलते हैं, एक होता है एक्स सेंटर जिसको बही केंद्र बोलते हैं।